आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम पे बेस्ड एक बहुत ही लेटेस्ट, पुराना है बट लेटेस्ट कंसेप्ट है जिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। सीएचएसएल में पूछा गया है रिसेंटली, तो हो सकता है सीजीएल में भी डिट्टो आ जाए। एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है इस टाइप का, ठीक है। सवाल है जैसे कि मान लीजिए कितने डिजिट्स चाहिए, रिक्वायर्ड है अगर एक किताब में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई किताब है, उसमें आपको पेज नंबर डालने होते हैं। पहले नंबर पे डालते हो आप 1, फिर डालते हो आप 2, फिर डालते हो 3, 4, 5, 6, 9 तक डालते हो, फिर 10 डालते हो। 10 के लिए आपको दो की कह लो या फिर 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। 1 से लेके 9 तक मेरे को 9 डिजिट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 10 से लेके और अगर मैं 99 तक देखूं तो 2 डिजिट के कितने नंबर है? 2 डिजिट्स वाले 90 नंबर है, 90 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू 90 यानी 180 डिजिट्स का यूज हुआ। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 100 से लेके 999 तक, तो आप बोलोगे ये कितने डिजिट्स है? आप बोलोगे भैया 3 डिजिट्स के 900 नंबर है, तो इसमें 3 इंटू 900 यानी 2700 डिजिट्स यूज हुई, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलती है चीजें। तो फॉर एग्जांपल एक किताब है जिसके अंदर 428 पेजेस हैं, आपको नंबरिंग करनी है तो कितने डिजिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? आप बोलोगे देखो 1 से लेके 9 पेज तक मैंने 9 डिजिट्स यूज कर लिए, ठीक है। जैसे ही मैं 100 से लेके 99 तक नंबरिंग डालूंगा तो मेरे 180 डिजिट्स फिर यूज हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब मैंने बोल दिया मेरे पास 428 है और मैं 99 तक नंबर डाल चुका हूं, ठीक है। तो आपने बोल दिया अगर बचे कितने मेरे पास 329, ठीक है। 329 आपके पास पेजेस बचे हुए हैं और सारे 329 जो पेजेस है ना वो सारे के सारे 3 डिजिट के। आपने बोला अगर 329 मेरे पास बचे हैं, 329 पेजेस हैं और सारे 3 डिजिट्स के हैं, तो 3 × 27, अगला 2, 3 दूनी 6 और 8, 3 × 9, ठीक है। तो आपने बोल दिया 987 डिजिट्स ये यूज हो गए 3 डिजिट्स के। उसके बाद 189 डिजिट्स और यूज हो गए, तो यानी कि 6 और 7 और ये यहां पर आपका आ गया 11, यानी कि टोटल इतने डिजिट्स यूज हुए। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर एक किताब है जिसके अंदर आप मान लीजिए लगभग कितने, मैं अपनी किताब में देख लेता हूं कितने, मान लो आप बोल रहे हो 368 पेजेस हैं, तो कितने डिजिट्स यूज होंगे आपको ये बताना है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने बोला कि एक बुक में मेरे पास 428 पेजेस थे, तो मैंने बोला 9 तक डालने में 9 डिजिट्स यूज हो गए, अगले 99 डालने में 180 डिजिट्स और यूज हो गए, और जो बचे हुए थे हमारे जितने भी बचे थे उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके इतने डिजिट्स और यूज हो गए। तो जब सबको जोड़ेंगे तो टोटल 1176 डिजिट यूज हो गए। ये था फॉरवर्ड अप्रोच पूछने का। सवाल बनाने वाला बैकवर्ड भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि अगर एक प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर नंबर्स द पेजेस, वही बुक में नंबरिंग डाल रहा है और उसने इतने डिजिट्स यूज कर लिए, तो बताओ कितने पेजेस थे? उल्टा कि टोटल पेजेस इतने, यानी आपने बोला 3089 है, तो आप बोलोगे देखो ऐसा है 9 और 180 यानी 189, तो यही हो गए कि भाई 99 तक लिखने में 189 डिजिट्स यूज हो जाते हैं, 99 तक लिखने में 189 डिजिट्स यूज हो जाते हैं। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं 0 0 और यहां पर आपका आ गया 9 यानी कि 2900 और बच गया। अब आप बोल रहे हो कि देखो अगर 999 लिखे जाएंगे तो 2700 डिजिट्स और यूज हो जाएंगे, तो आप 2700 और लिख दो माइनस, यानी अब मेरे पास 200 डिजिट्स यूज्ड बचे हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपने बोला कि भाई साहब मैं 2700 डिजिट्स और 189 यानी कि टोटल आप ये भी कह सकते हो कि 2889 डिजिट्स यूज कर लिए मैंने, 2889 डिजिट यूज कर लिए 1 से लेके 999 लिखने में, यानी बुक के अंदर 999 से ज्यादा पेजेस हैं, ठीक है। अब आपने बोला कि ये जो 200 डिजिट्स यूज्ड हैं, अब इसके बाद ये देख लो, वही रफ में चलते हैं कि इसके बाद क्या होता है। जब इसके बाद लिखते हो तो आप 1000 लिखते हो,
और आप लिखते हो 9 तो फिर मेरे पास ये कितने, अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास ये फिर से कितने डिजिट्स हो गए, 9,000, लेकिन ये 4 डिजिट के हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं 4 डिजिट के 9,000 है। इससे बेहतर आप ये देख लो सीधा इस क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होगा कि 200 डिजिट से मेरे को 4 डिजिट वाले नंबर्स लिखने हैं। यानी सबसे पहले लिखूंगा 10, ये 1000, फिर लिखूंगा 1001 ऐसे। तो 200 डिजिट से 4 डिजिट वाले नंबर लिखूंगा तो कितने लिख सकता हूं, 50। अब 999 पहले लिख दिए थे, 50 डिजिट और लिख दिए, तो आपने बोल दिया 1049 पेजेस हैं किताब में। कितने हैं पेजेस, 1049। तो आप उल्टा जाओगे, देखो फिर से हम कैसे गए एक बार और बता देता हूं मैं, कि सीधा आपने बोल दिया कि अगर मेरे पास 3089 डिजिट्स थे और मैं अगर 2889 कर देता हूं तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास 200 डिजिट्स बच गए। 2889 में ऑलरेडी 999 तक आप लिख चुके हो। अब 200 डिजिट्स जो बचे हैं उससे आपको 4 डिजिट का एक नंबर डालना है, 1000, 1001, 1002। तो 4 डिजिट के कितने नंबर डालोगे, 50। तो 900 के बाद 50 और डाल दो, 1049 पेजेस हैं टोटल। अब एक क्वेश्चन आप और करके दिखाए, कमेंट्स में आंसर देंगे, क्वेश्चन सेम है, बस यहां पे मैंने बोल दिया कि 3628। बताओ कितने पेजेस हैं किताब में। आई होप कि कंसेप्ट अब दोबारा आएगा। वैसे सबका रिवाइज हो गया होगा जो लोग थोड़े से पहले से ही जानते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो ये कंसेप्ट एक कॉपी में बना लो। अब मैं जो भी आपको पेपर तक दूंगा कम से कम वो जरूर कर लेना। चलिए, और उसके अलावा अगर कोई और डिमांड है आपकी, किसी के माइंड में है कुछ एक बढ़िया सा आइडिया कि ये करवा दो वो करा दो कम समय में, और सीरियस हो गए अगर आप कर पाओ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। अब सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भाष्य नहीं है, वर्बल मैथ्स भाष्य नहीं में आप सभी का स्वागत है। देखो, कोई ऐसा जादू नहीं होता जो एकदम से हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, कुछ चीजें करनी है आपको, ठीक है, फिर ही निकल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहली बात, आपको मॉक्स देने रेगुलर मॉक्स दो। जब आपका पेपर होने वाला हो, जब भी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में पेपर हो, उससे थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले बंद कर देना, उससे पहले आप सब मॉक्स दो। लास्ट के टाइम पे फिर से स्ट्रेटेजी आ जाएगी, वो आपको पता ही है, पेपर स्टार्ट होने से पहले कि लास्ट के कुछ दिनों में क्या करते हैं, 2-4 दिनों में क्या करते हैं, ठीक है। तो मॉक्स देने आपको रेगुलरली। उससे क्या होगा, जब आप मॉक को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीजों में मेरे को प्रॉब्लम है, उन चीजों की रिवीजन मार देते हैं, ठीक है। पॉइंट पहला, मॉक देने रेगुलरली, जिस चीज में मॉक में परफॉर्मेंस वीक है उसको रिवाइज कर लेना। दूसरा पॉइंट अभी बताता हूं मैं, उससे पहले देख लो, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है सिली कैसे अवॉइड करते हैं, अवॉइड सिली। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अवॉइड सिली अवॉइड करने का कोई एक शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो जब आप उस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, और पेपर से पहले भी देख लेना, कई बार देखो उसको, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि अरे यार यहां गलती करते हैं हम, कि जब डिवाइडेड बाय 10 होता है पॉइंट में गलती हो जाती है, कई बार पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी होती है तब भी हम 3.14 कर देते हैं, या वाइस वर्सा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें मैंने लिस्ट बना दी कि ये सिली होती है, अवॉइड करना है। दूसरा, आपको कम से कम लास्ट 3 जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, जो सीपीओ का हुआ है वो, उसके सेट्स लगा लो सारे। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, उसी की बात कर रहा हूं। CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, इन 3 पेपर के सेट्स लगा लोगे, आपका एक कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि भाई साहब मैंने लेटेस्ट पेपर लगा लिए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझे आता होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोशिश करो फालतू की चीजों में ना फंसो। मैराथन पैराथन वो आपकी मर्जी है, वो फिर मैच्योरिटी हर किसी में अपने हिसाब से ही आती है, आपको देखना है आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो सब मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो समझदार बच्चा होगा वो सेल्फ स्टडी ज्यादा करेगा और फालतू की चीजें कम देखेगा, सीधी बात है। और देखनी भी है तो रिवीजन के वीडियो देखो, जैसे निचोड़ है, ये सब चीजें देखो जो रिवीजन है। सवाल नंबर 1, कि एक नेचुरल नंबर है n, वो डिवाइड करता है 732 को, और रिमाइंडर बच जाता है 12। तो बताओ n की कितनी वैल्यू हो सकती है। आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको n से डिवाइड कर रहा हूं 732 को, तो यहां पे कुछ क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर आ जाता है 12।
यानी कि यहां पे 720 आएगा, तो हो सकता है कि n की वैल्यू 720 हो, ये हो सकता है कि भाई n की वैल्यू 720 हो, ये भी हो सकता है कि 360 और 2 पे चला जाए, ये भी हो सकता है कि 24 हो, कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। यानी कि n जो होगा वो 720 या फिर फैक्टर्स ऑफ, और या तो 720 होगा या फिर और फैक्टर्स ऑफ 720 बट ग्रेटर देन रिमाइंडर। 12 से बड़ा होना चाहिए। अगर 12 से छोटा ले लिया, मान लो आप 720 की बात कर रहे हो, आप 8 ले रहे हो, 8 से भी 720 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, परंतु अगर 8 ले लूंगा तो 12 रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 1 पे फिर 8 चला गया तो फिर 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपने बोला नहीं, यानी मुझे वो वैल्यू लेनी है, 720 लेनी है, या फिर 720 के वो फैक्टर्स ले रहे हैं जो मेरे को रिमाइंडर से बड़ी वैल्यू मिले। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालना, अगर नहीं आता तो देख लो कि 720 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। पहले इसको प्राइम की पावर में लिख दो, यानी कि पहले लिख दो 8 निम 5 इंटू 2, यानी 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर इंटू 5। इसको पहले प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब मैंने बोल दिया नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कैसे निकलते हैं। इसमें 0 से लेके 4 यानी 5 वैल्यू है, इसमें 0 से लेके 2 यानी कि 3 वैल्यू है, और इसमें 0 से लेके 1 यानी कि 2 वैल्यू है। 5 3 15 30 फैक्टर है। आप बोलोगे एन की क्या वैल्यू 30 हो जाएगी? नहीं। कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते? मैन्युअली हटा दो। 1 नहीं ले सकते, यहां पे आप 2 नहीं ले सकते क्योंकि 12 से कम है और फैक्टर भी है, 3 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, 7 तो है ही नहीं, 7 तो फैक्टर ही नहीं है, 7 तो वैसे ही नहीं आएगा, और 8 भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 11 फिर नहीं है भाई, 720 का फैक्टर 11 तो नहीं है, 12 भी नहीं ले सकते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 वैल्यू नहीं ले सकता। यानी कि टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 30 में से अगर 10 माइनस कर दोगे 20 आंसर है। अब ये क्वेश्चन देख लिया, इसको एक बार और पीछे करो, फिर से देखो मेरी एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अगर 200 को डिवाइड कर रहा हूं, एक चीज और ध्यान रखना, CHSL में सिर्फ 12% लोगों ने ये सही किया है, और आपको पता होगा ये डेटा हमने कहां से उठाया, रैंक मित्रा पे पता है चल गया कि सिर्फ 12% लोगों ने CHSL जो दिया, सिर्फ 12% लोगों ने ठीक किया था ये। तो ऐसे ही हवा में क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं। अब एक और करके दिखाओ, 200 को डिवाइड किया, 8 रिमाइंडर, यानी आप ये कह सकते हो, मैं एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं कि अगर रिमाइंडर 8 है यानी 192 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि x की वैल्यू या तो 192 है या फिर फैक्टर है। तो 192 के पहले कितने फैक्टर हो सकते हैं? आपने बोला 64 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, 6 इंटू 3, यानी टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? हमने बोला 7 और 2, क्योंकि इसमें 0 से लेके 6 7 वैल्यू है, 0 से लेके 2 यानी 14 वैल्यूज है। अब 14 वैल्यूज अगर है, आप बोल रहे हो कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते? 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 फैक्टर ही नहीं है। 8 से 8 या 8 से कम वैल्यू नहीं ले सकते, 5 भी ले सकते, 6 ले सकते हो, 7 भी नहीं ले सकते, 8 भी नहीं ले सकते, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 14 में से 8 वैल्यू 6 वैल्यू नहीं ले सकते, तो आंसर आ गया 8 1 2 3, यानी ये 14 टोटल फैक्टर है। इन सबको आप x नहीं ले सकते, तो बची हुई वैल्यू कितनी है? 14 माइनस 6 इज 8। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन जब दोबारा आएगा तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं खुद ही देता हूं, कमेंट्स में बताना कि मान लो अगर मैं 200 की जगह यहां लिख दूं कि यहां पे 526 है, ठीक है, और मैं डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है? मान लो यहां पे 26 रिमाइंडर बच रहा है, तो बताओ x की कितनी वैल्यू आएगी? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब इससे पहले एक चीज बताओ, जैसे हम यहां पे डिविडेंड लिखते हैं, यहां पे डिवाइजर लिखते हैं, यहां पे क्वोशंट लिखते हैं, यहां पे रिमाइंडर लिखते हैं, तो आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि d बराबर डी क्यू प्लस आर। आपने बोला बिल्कुल ठीक है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस आर। सीधी सी बात है, ये छोटा सा वार्म अप था।
अब बताइए, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को आप डी से डिवाइड कर रहे हो, कोई ना पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो पॉजिटिव इंटीजर है मेरा n, उसको डी से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, रिमाइंडर 15 आ रहा है, क्वोशंट कुछ भी आ रहा है, मान लो q आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि n की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, dq प्लस 15। अब इसने बोला कि यदि 10 गुना कर दिया मैंने सेम नंबर का, यानी n को 10 गुना कर दिया, यानी 10n कर दिया, तो 10dq प्लस 150 कर दिया एक तरीके से, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी तब कितना आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी कि जो बचा हुआ 144 है वो, और ये पूरा डी से डिवाइड हो रहा है, ये भी डी से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये भी डी से डिवाइड हो रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो देयरफॉर डी जो है या तो 144 है, या फिर फैक्टर ऑफ 144 है, या तो डी 144 है, या फिर फैक्टर ऑफ 144 है, बट ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 15। तो 144 का फैक्टर 15, आपने बोला लीस्ट वैल्यू चाहिए डी की। सबसे पहले गलती क्या हो सकती है, 9 कभी नहीं होगा, 12 भी कभी नहीं होगा, आप ये कह सकते हो कि 15 से बड़ा चाहिए, तो 144 का फैक्टर 16 भी है, 16 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 18 भी है, लेकिन मुझे लीस्ट चाहिए, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 16, ये आंसर आ गया 16 लीस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और दूसरी बात ये, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, इस टाइम पे कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, सीधी सी बात है, आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ वही काम करेगी जो आप फॉलो करते आ रहे हो। बी कॉन्फिडेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम से सारी चीजें करनी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब चीजें निकल गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो समय है ना, इस टाइम आपको वही स्टडी करनी है चीजें जो आपकी एग्जैक्ट पेपर में आ सकती हैं। वो कैसे पता चलेगा, जो रेलेवेंट चीजें हैं, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड चीजें, उन पे ज्यादा जोर डालो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने बोला मॉक भी देने, हाँ मॉक देने, मॉक से आपको टॉपिक पता चल जाएगा। सपोज करो आपने मॉक दिया, आपका डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको क्या रिवाइज करना है, बताना पड़ेगा, नहीं डिसऑनेस्ट वाले रिवाइज करने हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, आप पूरे ऑक्यूपाइड भी रहोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय, धन्यवाद। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 क्वेश्चन है मेरे पास, तीनों आपको करने हैं, ठीक है। समझाते हैं कैसे करने हैं। उससे पहले एक वार्म अप। मान लीजिए आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, इसका नाम है डिविडेंड, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो उसका नाम है डिवाइजर, यहां पे क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है। तो आप बोलोगे जो डिविडेंड आएगा वो DQ प्लस R, इसे बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल देखो, सवाल क्या है, सवाल है सक्सेसिव डिवीजन किया जाता है ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से, 5 से, 7 से। 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, 7 से करते हैं तो 5 आता है। तो बताओ सम ऑफ रिमाइंडर क्या होगा यदि सेम नंबर को मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं 7 से, 5 से, 3 से और 2 से। तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने बोला देखो अगर मैं पहले 2 से कर रहा हूं, यहां पे रिमाइंडर लिखूंगा 1 4 0 5, और यहां पे अगर मैं कर रहा हूं 2 3 5 7। तो आप मुझे बताओ कोई क्वोशिएंट भी आएगा या नहीं आएगा, कोई ना कोई क्वोशिएंट भी आएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जब भी हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं, जब ऐसे मैं डिवाइड करता हूं, मतलब यहां पे डिवाइजर है, तो यहां पे जीरो पे कभी जाता है, नहीं जाता। हम कैलकुलेशन कम करने के लिए करते हैं, लेकिन सबसे छोटा क्वोशिएंट क्या होता है, क्यू बराबर 0 होता है, 0 नहीं होता, क्यू बराबर 1 होता है, सबसे छोटा क्वोशिएंट। हम 0 तब लेते हैं जब मेरे को कोई फॉर्मेट चेक करना है, फॉर्मेट। लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलर नंबर निकालना है तो मैं 1, सेफ साइड के लिए हमेशा 1 ले लिया करो। इस पे मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, अब तो हो गए 4 साल। जब वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी मिलियंस व्यू वाली वीडियो भी डिलीट कर दी थी। क्यों, क्योंकि सबने 0 लेके कर रखा था। 0 तब लेते हो आप जब एक फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैंने आपसे पूछ दिया लीस्ट नंबर बताओ, तो क्यों 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि कोई भी नंबर 0 पे जा रहा है, तो क्यों मिनिमम 1 होना चाहिए। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझो। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया अब DQ प्लस R है,
ये मेरा नंबर है, तो मैं यहां ले लूंगा 7 इंटू 1 प्लस 5, यानी आ गया 12। फिर 12 इंटू 5, क्यों ये ले लो, 12 इंटू 5 प्लस 0 60 आ गया। 60 इंटू 3 प्लस 4 आपने बोल दिया 184 आ गया। और 184 इंटू 2, 184 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि वो नंबर ये आ गया एक तरीके से, जो कि आपने बोल दिया 8 यानी कि 9, और यहां पे 8 दूनी 16, 369, यानी कि वो नंबर ही है। अब कोई बच्चा बोलेगा मैंने 0 लेके कर दिया, यहां पे वो बोलेगा भाई मैंने तो 0 लेके कर दिया, वो ठीक है बात आपकी, लेकिन आधे क्वेश्चनों में आंसर सही आएगा, आधों में नहीं आएगा। जब फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा तो ठीक आएगा, वरना नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, जब पेपर देने चाहोगे तो समझ में आएगी बात कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो, जैसे मान लो मैंने 369 लिख दिया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा हूं। पहले 7 से कर रहा हूं, फिर 5 से कर रहा हूं, फिर 3 से कर रहा हूं, फिर 2 से। तो सब 7 से करूंगा तो कितना आएगा, आप बोल रहे हो 7 पंजे 35, 19 7 दूनी 14, यानी कि 5 है रिमाइंडर। 5 से कर दो 5 दाम 2 है रिमाइंडर। 3 से कर दो 3 तिया 1 है रिमाइंडर। 2 से कर दो 2 एकम 2 बच गया रिमाइंडर, मतलब 1 बच गया रिमाइंडर। तो आप जब इन सबको जोड़ोगे 5 7 8 और 9, यानी कि मेरा आंसर आ गया 9। इन सब रिमाइंडर को जोड़ना था। पॉइंट समझ रहे हैं आप, मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? मैं सक्सेसिव लेके जा रहा हूं और मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं। आप सब बच्चों ने ये क्वेश्चन कर रखे होंगे, लेकिन कई बच्चे 0 और 1 में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सेफ साइड के लिए 1 लेके चलेंगे। अगर सारे क्वेश्चन ठीक करना चाह रहे हो तो मिनिमम 1 ले लो, और अगर आप इतना समझते हैं, वो अब समझाने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए। वैसे आप ये इतना समझ लो कि जब फॉर्मेट पे डिपेंड करती है चीजें कि एक पर्टिकुलर नंबर का फॉर्मेट क्या है, तो आप 0 ले सकते हो, आंसर ठीक आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, मैंने बोल दिया अगर मैं यहां पे अगर मैं 0 ले लेता बाय चांस, ठीक है, लेट्स से मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, मैंने बोल दिया, समझना बात को, जैसे आपने बोल दिया कि यहां पे आप क्या करो, ध्यान से देखो, यहां पे लास्ट क्वेश्चन 0 ले लो, यानी कि मैंने बोल दिया 7 इंटू 0 प्लस 5, यानी 5, कैलकुलेशन कम हो गई, 5 पंजे 25 प्लस 0, फिर आपने बोल दिया 25 दिया 75, 79 2 जा 158, 159। तो अगर मैं 159 ले लेता नंबर, यानी 159, और यहां पर आप बोलते थे 7 5 3 और 2, तो आप देखो पहले 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 आ गया, फिर 5 से कर दिया आपने, तो यहां पे कितना आ गया, 5 चौक 20, 2 आ गया। 4 से कर दो तो 1, यहां पर 1 आ गया, फिर 1 कर दो तो 1। आंसर वही है, क्योंकि फॉर्मेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी मैंने बोल दिया आंसर मेरा अभी भी 9 है। चाहे मैं यहां पे लास्ट मतलब क्वेश्चन को 0 लूं 1 लूं, लेकिन जब आप यहां पे 0 ले लेते हो तो कैलकुलेशन कम हो जाती है। बट पता है 0 लेने का क्या है, आधे, जब मान लो लीस्ट नंबर पूछ लिया होता ना मैंने कि लीस्ट नंबर बताओ, तो लीस्ट नंबर अगर आपने 159 दे दिया तो गलत है। लीस्ट नंबर है 369, 159 मार्क मत कर देना, कभी लीस्ट नंबर पूछ ले कि ऐसा फॉर्मेट लीस्ट नंबर क्या है, वो गलत हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2। आपने बोल दिया कि किसी नंबर को आप सक्सेसिवली 2 से 3 से और 5 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 1 2 3 आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा अगर मैं 13 को डिवाइड करूंगा सेम नंबर से, और इसने खुद ही दे दिया कि लास्ट क्वेश्चन 1 ले लो, खुद ही बोल दिया, तो आप लिखोगे वही डी क्यू प्लस आर है ना, तो मैं क्यू को 1 ले लूंगा, यहां से पीछे ऊपर चलेंगे, तो 5 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 8, और यहां पे कितना लिखा है 3, 8 3 24 प्लस 2 यानी कि 26, 26 दूनी 52 और 1 53। जैसे ही 53 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। और देखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइड बाय 3 5 7, जब आप सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हो 3 से 5 से 7 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, लीव्स रिमाइंडर, थोड़ा सा इधर कर दो, लीव्स रिमाइंडर 2 1 और 3, ये कॉमा आना था 2 1 और 3, तो 2 1 और 3, ठीक है। तो और लास्ट क्वेश्चन जबकि बारी दे दिया, ये देखो और मजे का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको दे दिया 3, यानी कि नीचे से शुरू कर दे, लास्ट क्वेश्चन 3, यानी 7 इंटू 3 प्लस 3, तो 24 आ गया। 24 इंटू 5 यानी 120 प्लस 1, यानी आप यहां पे भी कह सकते हो 24 इंटू 5 120, 121, 121 इंटू 3
+2, यानी कि यहां पे कितना आ गया, 2 12 365 सॉल्ट। शायद थोड़ा सा आपको ये वीडियो से पता चला होगा, ये जो छोटी वीडियो की वैल्यू है वो वही बच्चे समझ सकते हैं जो अभी पेपर देकर आ चुके हैं पहले, और या फिर जो पेपर देने जाएंगे उन्हें पता है कि कौन सी चीज काम आती है। वो 10-10 घंटे की, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की वीडियो आप देख लेते हो, मैं गलत नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, लेकिन उसका अलग आउटपुट आता है, इन चीजों का अलग आउटपुट आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से और वीडियो देता रहूं तो कमेंट सेक्शन में बताना। एक क्वेश्चन और ले लो लगे हाथ, वो आप करके बताइए, ठीक है। मान लो एक नंबर है जिसको मैं सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, 3 से, 4 से, 2 से, और मेरा रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है मेरा 1, 2 और 1, ठीक है। तो मुझे बताओ सेकंड लीस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जो इस चीज को फॉर्मेट कर, मतलब इस चीज के लिए वैलिड है, सेकंड लीस्ट नंबर, ठीक है। चलिए, आई होप के मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ठीक है। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, हल्का सा वार्म अप है। देखो, सबसे पहली बात तो बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है वो होती है डेप्ट में। डेप्ट क्या होती है? डेप्ट होती है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आप इंटरेस्ट जोड़ दो, उसे डेप्ट बोलते हैं। मतलब कि जो अमाउंट ड्यू है, जैसे मान लीजिए अगर आज आपने 1000 रुपए की चीज ली और उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, तो अगर 5 साल बाद उसकी वैल्यू बोलूंगा तो 1000 रुपए पे 50%, यानी वो चीज 1500 रुपए की हो जाएगी, उसे डेप्ट बोलते हैं। बट होता क्या है, जब आप हर साल, ठीक है, हर साल जब आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो ना, तो प्रिंसिपल में से घट रही है, वैल्यू घट रही है, तो एक्चुअल में आपको 1500 नहीं देने पड़ते, कम पैसे देने पड़ते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, सिंपल सी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आंख बंद कर लो तब सुनो। यदि मान लीजिए आज हमने 10,000 रुपए लिए, ठीक है, और हमने बोल दिया कि भाई 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए मैं पैसे ले रहा हूं, ठीक है। 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 10,000 रुपए 15,000 रुपए हो जाएंगे, तो उस 5 साल बाद की जो वैल्यू हो जाएगी उसे हम डेप्ट बोलते हैं। बट रियलिटी में जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आप हर साल बाद एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो प्रिंसिपल में से वैल्यू घट जाती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल में से पैसे कट जाते हैं। जब आप पैसे देते हो तो सीधा प्रिंसिपल में से घट जाते हैं, प्रिंसिपल घटता रहता है, घटता रहता है। तो जो आपकी 10,000 रुपए का लोन था, जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट पे करी तो वो 10,000 से घट के कुछ और हो जाएगा, फिर जो भी हो गया फिर 10, फिर और कुछ हो जाएगा, इस तरीके से वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जब आप रियल में देने आते हो, जो वैल्यू मुझे 15,000 रुपए देने चाहिए थे 5 साल बाद, लेकिन मैं हर साल पैसे दे रहा हूं, तो मैं कम पैसों में फ्री हो जाऊंगा उस लोन से। समझाते हैं। जैसे देखो, पहले आसान क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन बाद में, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने बोल दिया कि अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट बताइए जो इक्वल जा रही है, और डेप्ट दे दी कि 40376, 4 साल की, मतलब हर एक साल के एंड में आप एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, बराबर बराबर दे रहे हो, ठीक है, और 2% का सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने बोल दिया जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं वो इतनी इतनी दे रहा हूं, 100, ठीक है। लेकिन रियलिटी में अगर मैं बात करूं तो जो एक होता है ना कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो आप बोल रहे हो कि अगर 2% की बात है, वो भी 2% पर एनम की बात हो रही है, तो जब मैं यहां दे रहा हूं ना, तो मुझे इन तीनों पे और देना चाहिए था, 2 2 2, यानी कि 6 देने चाहिए थे। जब मैं यहां दे रहा हूं तो इन दोनों पे देना चाहिए था, यानी कि 4। जब मैं यहां दे रहा हूं तो इस पे देना चाहिए था, यानी कि 2, और जो आखिरी में जाएगी वो पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। यानी आपने बोल दिया कि ये कितना आ गया, 412 रुपए आपकी डेप्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 412 रुपए डेप्ट। ये पूरा हमेशा डेप्ट है।
तो अगर डेप्ट की वैल्यू दे रखी है 40376 और आपसे एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछी है यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो वो मेरा आंसर आ गया। अगर मैं इसको काटता हूं 10 से ऊपर तो जाएगा नहीं, कम जाएगा, 10 से थोड़ा ही कम है तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो आप घटा भी सकते हो। और मैं एक चीज और चेक कर लूं, 8 यूनिट डिजिट 8 to the 6 पे जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो काफी कम हो गया, ये भी कम हो गया, वैसे यही आंसर है, तो 9800। मेरी बात फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूं, एक सवाल और ले लो कि मान लीजिए अगर एक डेप्ट डिस्चार्ज करनी है, 5 इंस्टॉलमेंट है इक्वल, 5 इंस्टॉलमेंट है 5 साल में, यानी कि इंस्टॉलमेंट तो ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे ऐसे चली गई इंस्टॉलमेंट, रियल में पैसा आपकी जेब से ये गया, रियल में ये गया, लेकिन अगर मैं 5 साल में अगर मैं देखता कि 5 साल के अंत में देता तो कितने देता, 412 रुपए देता, लेकिन आप दे कितने रहे हो, 400 रुपए दे रहे हो, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन होती है बच्चों को। फिर से देखो कि आप रियल में कितने दे रहे हो, 500 यूनिट दे रहे हो, 500 यूनिट, लेकिन डेप्ट कितनी होनी चाहिए थी, होना कितना चाहिए था, 5%। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो बचे हुए पे जाना चाहिए था 5 5 5 5 यानी 20, फिर बचे हुए पे 15 यानी कि फिर 10, फिर 5, यानी कि रियलिटी में कितना आ गया, 1 2 3 4 5 और 35 45 550, यानी कि डेप्ट हो गई 550 यूनिट, ये मेरी डेप्ट है। आपकी जेब से डेप्ट नहीं जा रहा, आपकी जेब से 5 किस्तें जा रही है, आपकी जेब से जा रहा है 500 यूनिट। अब इसने क्या पूछा, इसने बोला कि बताइए डेप्ट बता दो, 100 की वैल्यू दे रखी है आपको 200 रियलिटी में, तो 550 की वैल्यू कितनी हो गई, 1100। और देखो डेप्ट बराबर डेप्ट, ठीक है, कुछ चीजों को मैं हिंट दे देता हूं, जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ते रहते हैं ऑफ उसमें, तो आप समझ जाए करिए, ठीक है, हर जगह अलग तरीके से परफॉर्म करनी पड़ती है चीजें, समझिए इस बात को, ठीक है। रहना डिसाइड करती है, एक स्कूटी है जो 40,000 रुपए की, वो खरीदने का सोचती है, शॉपकीपर ने एग्री किया कि भाई साहब 25,000 रुपए तो कैश ले लो, ठीक है, और 4,000 रुपए की मंथली किस्त है, मंथली है, ओके, 4 महीने तक किस्त जा रही है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आप बोल रहे हो 4,000 रुपए की मंथली किस्त जा रही है 4 महीने तक, 4,000 रुपए की मंथली किस्त जा रही है, जा इतने रही है, ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आर है, R% पर एनम, ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पे जब जाएगा तो इसका 1 2 3 तीनों का जाएगा, तो आप बोलोगे R%, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, यानी 120R, ठीक है। अब ये मंथली है यानी डिवाइडेड बाय 12, फिर यहां पर इन दोनों के लिए जाएगा तो 80R डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि इन दोनों के लिए है, ठीक है। यहां पे कितना जाएगा, इसके लिए जाएगा 40R डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें पहले स्टेप में डेप्ट बराबर डेप्ट, डेप्ट कितनी हो गई 16,000 प्लस ये कितना आ गया 120 200 240 240 बाय 12 20R, यानी ये मेरी डेप्ट है, जैसे हम पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं, अभी भी वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके हिसाब से अगर 40,000 की कोई चीज थी, ठीक है, 25,000 रुपए उसी टाइम दे दिए, तो 15,000 रुपए का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल तो 15,000 रुपए है, लेकिन मैं अगर डेप्ट बोलता हूं तो वो कितना होती है, आप बोलते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आपके हिसाब से कितना डेप्ट है, आप बोल रहे हो 15,000 पी, और इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, तो 15,000 इंटू आर आपको नहीं पता, टाइम आपको पता है 4 महीने का, मतलब है 4/12 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 50 कर दो, तो आपके हिसाब से आएगा डेप्ट, डेप्ट हमारे हिसाब से आ रहा है 15,000 प्लस 50R, आपने बोल दिया ये कह रहा है 16,000 प्लस 20R और एक कह रहा है 15,000 प्लस 50R, तो ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों के बराबर हो गए, तो 1000 बच गया, और यहां पर कितना आ गया 30R, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 100/3, 100/3, खत्म, सेम मेथड है। और देख लो एनुअल इंस्टॉलमेंट जा रही है, अब की बार एनुअल है, मंथली नहीं है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जा रही है 3500 जी, एक जा रही है, और कितनी जा रही है 4 साल तक, 3500 3500 3500 ऐसे जा रही है। अब y% की बात है, मतलब रेट y% है और पर ईयर है, तो आप बोलोगे इन तीनों पे जाएगा, यानी 35 इंटू 3 1055
105 और परसेंटेज है इसलिए 20 से 20 कट गया y, फिर इन दोनों पे जाएगा 70y, फिर इस पे एक पे जाएगा 35y और लास्ट में पूरे को पूरा वो चला गया इंटरेस्ट। ठीक है, आपने बोलते हैं डेप्थ कितनी आ रही है एक तरीके से 35 70 7 14,000 प्लस ये कितना आ गया आपका 35 140 210 y। हमारे हिसाब से डेप्थ ये आ रही है और भाई का कहना है क्वेश्चन बनाने वाले का कि डेप्थ ये है। अब की बार तो डेप्थ भी नहीं निकालनी, खुद ही दे दी। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डेप्थ निकाली थी, इस बार निकालनी नहीं। उसने बोला कि अगर 114 के प्लस 210 वाई है तो ये आपको बराबर दे दिया। इसने बोल दिया 16310। तो आपने बोल दिया ठीक है 14,000 है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं 14,000, अगर मैं इसमें से 14,000 माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो आपका आ गया 0132, ये आ गया। तो 210 वाई, 10 से 10, 21 से काट दो, 1 और 1, 11% आ गया। मैंने कोशिश करी है कि सबको एक ही मेथड से करा दूं। आई होप कि मजा आया होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप समझ गए होंगे कि क्या है। जब आप इसको 2 या 3 बार देखोगे तो मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको पता है कि वो प्री निकाल सकते हैं आराम से, मेंस के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए अभी मैं थोड़े दिन में अनाउंसमेंट करूंगा एक बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन के मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं लेटेस्ट। मजा ही आ जाएगा आपको, चारों क्वेश्चन करते ही ऐसा लगेगा लेटेस्ट क्वेश्चन करके कि मस्त, अच्छी फीलिंग आएगी। सवाल नंबर 1, सवाल है, एक इलेक्शन है, वोटर के पास चॉइस है कि वो किसी 3 में से किसी एक कैंडिडेट को वोट दे दे। ठीक है, और एक नोटा का भी है कि भाई किसी को भी ना दे, मतलब 4 ऑप्शन है। ठीक है, 3 कैंडिडेट्स को जो वोट मिले हैं वो टोटल है नोटा से। मान लो नोटा में वोट गए मान लो x, तो 3 कैंडिडेट मान लो a, b और c है, इसको मिले 6x। सवाल पढ़ रहा हूं, पहले सवाल समझ रहा हूं। विनर मान लो a है, ठीक है, विनर को मिले ट्वाइस द सेकंड रनर अप। देखो, मान लो अगर विनर ए है तो फर्स्ट रनर अप बी है और सेकंड रनर अप सी है। ये सेकंड रनर अप है और ये फर्स्ट रनर अप है और ये विनर है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब विनर को मिले ट्वाइस सेकंड के, मतलब ए को मिले 2c, ओके, और फर्स्ट रनर अप को कितने मिले, यानी बी को मिले 900 वोट ज्यादा नोटा से, यानी x प्लस 900। ठीक है, और हरा दिया उसने, मतलब बी ने हरा दिया सेकंड को 150 वोट से, यानी जो सी को मिलेंगे वो 150 कम मिलेंगे, यानी इसको इतने मिले 150 कम मिले। तो मैं ए को भी लिख देता हूं किसकी फॉर्म में, सी का डबल है, तो ए की वैल्यू हो गई 2x प्लस 1500। क्वेश्चन खत्म। पेपर में करने वाले मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी फायदे में रहोगे, वरना गए। आपने फिर से देखा, नोटा मान लिया x, तीनों को मिला के 6x है, 6 गुना ऑफ नोटा, ए को मिले डबल ऑफ सेकंड रनर अप। मैंने मान लिया था कि विनर ए है, फिर बी है और फिर सी है, ऐसे मान लिया था। तो भाई फर्स्ट रनर अप को इतने मिले और वो 150 वोटों से जीत गया, यानी सी को 150 कम मिले। खत्म हो गई बात। इन सबको जोड़ दो, यानी इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4x प्लस 15 24 24 31 50 और 6x, यानी कि 2x की वैल्यू आ गई आपकी 31 50। आपसे पूछा गया है इसने टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डले, 6x इधर और x इधर, यानी देयरफॉर टोटल वोट्स है 7x। तो 7x की वैल्यू निकालनी है, यानी 7x की वैल्यू आ गई 3150 इंटू 7/2, यानी 2 से काट दो तो 15 75 7 पंजे 35, हासिल है 3 7 49 52, हासिल है 5 7 पंजे 35 40। तो ये आपका ऑप्शन आ गया ये वाला। मस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वैसे मिसलेनियस कैटेगरी में आएगा ये,
मतलब एक लैंग्वेज कैटेगरी में कि भाई एक वर्ड प्रॉब्लम है कि भाई नोटा में इतने, तीनों को मिला के इतने, ए विनर है और सेकंड रनर अप से 2 गुना, बी को इतने मिले और बी को सी से 150 ज्यादा मिले, तो सी भी लिख दिया, तीनों लिख दिया मैंने एक्स की फॉर्म में, खत्म। इलेक्शन हुआ पी आर एस के बीच में, 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स इनवैलिड हो गए और वोट्स जो पोल हुए आर और एस के वो हाफ है टोटल वोट्स पोल्ड में, ठीक है। ये भी मिसलेनियस कैटेगरी है और इनको इक्वल वोट मिले, हाफ ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब आर और एस को टोटल वोट्स का हाफ हाफ मिल गया और मतलब आप ये कह सकते हो कि 1/4 ऐसे मिल गए, ठीक है। ओके, ड्यू टू अ फॉल्ट इन मशीन, फॉल्ट होने की वजह से मशीन में हाफ ऑफ द वोट जो एस को थे और हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स वो आर के फेवर में चले गए। तो बताओ ओवरऑल परसेंटेज कितने मिले। मैं मान लेता हूं 100% के बारे में बातचीत हो रही है, टोटल कितना है, 100% के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें से 1/10 मतलब कि 10% इनवैलिड हो गए। ये आपने बोल दिया कि दिस इज इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है। अब आपने बोला कि आर और एस को, आर को भी और एस को बराबर बराबर मिल गए। अब अगर आप ध्यान से देखो टोटल वोट्स पोल्ड का, टोटल वोट्स कितने पड़े थे, 100%। इसका आपको ये बोल रहा है कि वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ आर और एस आर द हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड एंड दे गेट इक्वल वोट्स। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से 100% का हाफ अगर मैं बोल देता हूं, आपने बोल दिया 50 और इनको इक्वल इक्वल मिल गए, यानी कि 25 इसको मिल गए और 25 इसको मिल गए, 25% वोट मिल गए। यहां पे हो सकता है किसी किसी को लैंग्वेज डिस्टर्ब कर दे। फिर से देखो, इसने बोला कि आर और एस को मिला के आधे वोट थे, 50% मिल गए और 50% का मतलब है आर और एस में बराबर बराबर बढ़ गए, तो 25-25, क्वेश्चन खत्म, मतलब यहां तक लैंग्वेज खत्म। अब क्या हुआ, आपने बोल दिया ठीक है आर और एस को मिल गए इतने, तो अब आगे चलो पी की बात कर लेते हैं। पी को कितने मिलेंगे भाई, 10 यहां चले गए और 50 यहां चले गए, यानी 40% बचे हुए पी को मिल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि मशीन की फॉल्ट की वजह से एस के पास 25 तो थे ही, और गलती से क्या हुआ कि ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीन, अच्छा नहीं आर के बारे में पूछ रहा है तो मैं पढ़ लेता हूं दोबारा से कि ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट ऑफ एस और हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट, यानी कि एस को जितने मिले उसका आधा यानी 12.5 और इनवैलिड का आधा यानी 5%। ये वोट और चले गए किसके फेवर में, आर के फेवर में, फॉल्ट की वजह से। यानी आर के पास पहले 25 थे, 5 और आ गए 30 और ये और आ गए यानी 42.5। दोबारा से बता देते हैं, आंसर आ गया 42.5, 42.5। फिर से देखो हो क्या रहा है, 100% मैंने टोटल मान लिए। अब इसने बोला कि आर और एस को बराबर बराबर मिले और टोटल का आधा मिला के, यानी 50% अगर मिला तो इसका आधा आधा यानी 25-25, तो बचा हुआ इस पे आ गया। अब हुआ क्या, मशीन में फॉल्ट होने की वजह से आर के फेवर में 25 तो था ही, एक्स का भी आधा चला गया और इनवैलिड का भी आधा चला गया। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं। मिसलेनियस कैटेगरी उठा रखी है मैंने, समझ रहे होंगे बच्चे सारी बात। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए और बी एवरी 5th वोट इनवैलिड हो रहा है, यानी कि 1/5 इनवैलिड है, यानी कि आप कह रहे हो 20% इनवैलिड है, ठीक है। इन द रिमेनिंग वोट्स ए विन द इलेक्शन विद अ मार्जिन ऑफ इतना, जो ए जीता, यानी मार्जिन का मतलब है ए माइनस बी दे रखा है। आप ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं फिर से 100% में से 20% जो हो गए वो इनवैलिड हो गए। आपने बोल दिया ठीक है। अब ए मार्जिन से जीता है 25 तो वोट या फिर 10% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 10%, और होने कितनी, ए प्लस बी कितना होना चाहिए था 80%, क्योंकि अगर यहां 20 इनवैलिड चला गया तो बचा हुआ 80% यहां आना था। तो आप अगर ध्यान से देखें ए और बी के वोट पता चल गए मुझे, इतना पढ़ के, क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है। 45 दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को घटा के आधा कर दो। अब ये सवाल है। अब इसने बोला ठीक है, इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स, 90% इसका 90% कितना है, 90% निकालोगे 18%, यानी अगर 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स हैं वो फेवर में चले जाए बी के,
यानी आपको कह रहा है भाई 18 और ले ले, यानी कि 53। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट है? पहला, बी के पास 8% ज्यादा है, मतलब 8% से जीत गया, बिल्कुल ठीक है, पहला ही आंसर है। ए थोड़ी जीता है, बी 3% जीता है, ये भी गलत है, ये भी ठीक है, गलत है। फिर से देखो हुआ क्या, फिर से देखो 100% में से 20% इनवैलिड हो गए, बचा हुआ 80% होना चाहिए था ए प्लस बी। मार्जिन का मतलब है कि ए और बी का डिफरेंस जो कि दे रखा था आपको 10%, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा तो 45%, दोनों को घटा के आधा कर दूंगा तो 35%। बट हो क्या रहा है, बी को 35% प्लस 90% ऑफ इनवैलिड 20, यानी कि 18% हो गया, यानी बी को मिल गए 53%। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, व्हाट्सएप क्वेरीज का नंबर बदल चुका है, मैं पिछले कम से कम 4-5 महीने से बता रहा हूं, सेव कर लो, पुराना नंबर नहीं है, यही नंबर है, ठीक है। इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, जो डिफीटेड कैंडिडेट है उसको मिले, हारे हुए को मिले 42% वैलिड वोट्स का, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। और वो हार गया, कितने वोट से हार गया, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। इसने बोला जी इतने वोट से हार गया, यानी मैं इतना ही पढ़ के ये कह सकता हूं कि अगर हारे हुए को लगभग 42% मिले तो जीते हुए को 58% मिल गए, यानी कि जो मार्जिन है, कितने वोट से जीता ये, आपने बोल दिया 16, यानी एक्चुअल में 16% की वैल्यू आपको दे रखी है ये। अब अगर इतने वोट्स इनवैलिड हो गए, इतने वोट्स इनवैलिड हो गए और 30% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 30% ने वोट नहीं डाला, तो बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया। पहली बात तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि वैलिड वोट्स के ऊपर अगर मैं काम करूं, वैलिड वोट्स में से, पहले वैलिड वोट्स की बात कर रहा हूं, टोटल वोट्स में से वैलिड वोट्स होते हैं और वोट्स होते हैं जिनके मतलब नॉट इनवैलिड होते हैं, दोनों होते हैं, वैलिड और इनवैलिड मिला लो, ठीक है। ये वो वोट्स हैं जिन्होंने वोट दिए, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर फिर से बोलूं मैं, ऐसे देख लो, पहले मैं वैलिड वोट्स की बात करता हूं, वैलिड वोट्स, तो आप बोल रहे हो वैलिड वोट में से लूजर को मिल गए 42%, तो विनर को मिल गए 58%, यानी कि 16% है। लगभग कितनी वैल्यू है, आप इसको लिख लो 25, लगभग ले लो 256 यूनिट्स अप्रॉक्स। देखो सब चीजें अगर अप्रॉक्स के बारे में चाहिए तो मैं अप्रॉक्स ही निकालूंगा, और ऑप्शन देखो कितनी दूर है, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन का डिफरेंस है। तो मैंने बोल दिया लगभग इतना है, तो मैं तुरंत कह सकता हूं कि यहां पे 16, यानी कि 100%, यानी टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, 1600 यूनिट्स। कोई बात नहीं, यूनिट्स में रखेंगे, 1600 यूनिट्स हो गए मेरे 100%, मतलब कि वैलिड वोट इतने हो गए। अब इतने वोट, यानी कि अब मैंने इसको माना था 1 2 3 4, और यहां पर आप ले लो 1 2 3 4, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अब इसमें ये तो थे मेरे वैलिड वोट्स, अगर मैं 36 और जोड़ दूं, 36 यूनिट है, ये मेरे इनवैलिड वोट्स ले लो, यानी 1636 जो हो गए वोट मेरे, वो एक्चुअल में पड़े थे। पड़े का मतलब क्या था कि मान लो 100% अगर थे, जिसमें से कुछ परसेंट एब्सेंट हो गए, तो जो प्रेजेंट वोट थे, इस प्रेजेंट वोट में से कुछ वैलिड होंगे और कुछ इनवैलिड होंगे। पूरा क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा समझाने वाला है। आपने बोल दिया इन दोनों को मिला के 1636 यूनिट है, इन दोनों को मिला के, और आपने बोला 30% है उन्होंने वोट ही नहीं डाले थे, यानी कि एब्सेंट थे। तो आप मुझे बताइए, अगर 1636 की बात हो रही है तो ये किसकी बात हो रही है, ये 70% की वैल्यू हो रही है। आपने बोला हाँ, अगर 70% की वैल्यू 1636 है और आपसे पूछा क्या है, जिन्होंने वोट नहीं डाले 30% पूछा है, तो मैंने बोल दिया 1636 3/7, यानी 48, लगभग कितना आ गया, 49 के आसपास हो गया। 7 से काट दो 7 मिलियन। मैंने डेसिमल्स को इग्नोर कर दिया, पॉइंट्स को सब कुछ अप्रॉक्स कर दिया। फिर से बताता हूं, देखो ऐसा है, वोटर्स जो होते हैं ना, उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है प्रेजेंट और एक होती है एब्सेंट। प्रेजेंट में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होती है वैलिड, एक होती है इनवैलिड। सबसे पहले मैंने वैलिड निकाला। वैलिड कैसे निकला, आपने बोला वैलिड का 42% लूजर है, तो 52% वो है।
यानी वैलिड का 16% आपको दे रखा था, लगभग 256 यूनिट्स, तो 100% आ गया था आपका 1600, ये वैलिड था। और इनवैलिड आपको खुद ही दे रखा था 36 यूनिट, तो दोनों मिला के कितने हो गए 1636। और इसने दे रखा है कि भैया 30% एब्सेंट है, 70% प्रेजेंट है, तो 70% की वैल्यू आपको दे रखी थी 1636 अप्रॉक्स यूनिट्स में है सब कुछ, और 30% की वैल्यू पूछी थी 7 मिलियन, आंसर है, क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लगा, चलिए आई होप के मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया लगा, और कौन से क्वेश्चन थे जो आप फर्स्ट फ्लो में कर पाए, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में अगर आएगा तो देखते ही स्किप कर दोगे। ये बहुत जरूरी है कि पहले फ्लो में तो हम स्किप ही करेंगे इन क्वेश्चंस को। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, 4 में से एक आध ऐसा है, 1 या 2 ऐसे हैं, वो तो डिपेंड करता है बंदे की कैटेगरी पे। मजा आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना, लिखोगे तो अप्रिशिएट करोगे तो मजा आएगा मुझे भी। नेक्स्ट वीडियो भी फुल एनर्जी के साथ बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक से एक क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 2 सर्कल है जिसकी रेडियस है 7 यूनिट ईच, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि कॉमन कॉर्ड भी 7 यूनिट की है। इंटरसेक्ट का मतलब है, पहली बात तो जब सेम रेडियस के सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के सेंटर से पास होकर जाएंगे, और ये कॉमन कॉर्ड है, यानी ये 7 है, ये रेडियस है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, सब 7 है, मतलब एक तरीके से ये डायग्राम बन गया। तो बोल रहे कॉमन एरिया बताओ। कॉमन एरिया का मतलब है ये एरिया बताना है, ये वाला, ये एरिया बताना है। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये मैंने क्वेश्चन समझाया है, अब मुझे बताओ, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, जैसे ये रहा और यहीं से पास होके आ रहा एक ये रहा सर्कल, भाई ये 7 है और ये भी 7 है, तो क्या ये 60 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल हो गया? हाँ। तो मैंने बोला अगर मुझे ये हाफ वाला निकालना है, हाफ वाला मतलब ये निकाल दो। हाफ कैसे निकलेगा, यानी कि आंसर का आधा कैसे निकलेगा? आंसर का आधा निकलेगा अगर आप एक तो 60 डिग्री का पूरा क्वाड्रेंट बना लो, 60 डिग्री का क्वाड्रेंट बना लो, माइनस ये वाला ट्रायंगल कर दो। यानी 60 डिग्री का क्वाड्रेंट कैसे निकलता है? क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया होता है। तो आपने बोल दिया यहां पर कितना है, थीटा बाय 360 यानी 60 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी? भाई रेडियस ये भी 7 है, 7 7 7 सब 7 है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये तो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। आपने 2 और भेज दिया इधर, 2 काट दो, आंसर निकालना है, तो ये पूरा 2 से हो गया। तो आपने बोल दिया 49 इधर भी है, दोनों को काट के बाहर 49 लिख दो, तो 98 आ गया बाहर। अंदर कितना है, π/6 और √3/4, π/6 √3/4, ये सी आंसर है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। जैसे यहां पे 60 बना हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि यहां पर अंदर 7√3 दिया जाएगा, मेथड सेम है। उस वाले केस में आपको ये जो एंगल है क्वाड्रेंट, ये 60 की जगह 120 का मिल जाएगा, और जो एरिया निकालोगे वो भी आपको पता है कि ए बी साइन 120 ले लेना बस। यानी कि ऐसा हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखो ऐसे आ सकता है, ये वाला एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है, यानी ये 7√3 आएगा, ये 7 आएगा, 7 7। तो इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, आपने बोल दिया ये मेरा 120 हो जाएगा, तो लिख देना आंसर का आधा जो है वो है 120 बाय 360 पाई आर स्क्वायर लिख देना, जो भी आ रहा है, आर मतलब रेडियस 7 का स्क्वायर, माइनस हाफ एरिया का, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, हाफ ए बी साइन 120, ऐसे ये आपका आएगा। तो इसको जैसे आंसर निकालोगे डबल करके, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल है लार्जेस्ट एरिया का जो सर्कल में से कट हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर सर्कल में से लार्जेस्ट
रेक्टेंगल कटेगा तो वो स्क्वायर होगा, बस इतना पता होना चाहिए कि अगर सर्कल में से निकलेगा लार्जेस्ट तो स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर है, वो कट किया तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बताना है, आपने बोला ठीक है, और आपको दे दी रेडियस 5, यानी कि ये जो स्क्वायर है मेरा ये ए, तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया, अगर हम बात कर रहे हैं 2r यानी 5 और 5, यानी कि ये पूरा कितना आ गया 10, ये पूरा कितना है 10। अब पूरा एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एरिया है, रिमेनिंग निकालना है यानी कि ये वाला निकालना है। आपने बोल दिया अगर पूरे सर्कल में से, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल कर दो और साइन थीटा 90 होता है क्योंकि स्क्वायर है, तो हाफ d1 d2 यानी 10 इंटू 10 साइन 90 यानी 1, तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया 50, यानी कि 25 पाई माइनस 50। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 पाई माइनस 50, ये वाला आंसर है। फिर से देखो मैंने क्या बोला कि अगर हम सर्कल में से लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालते हैं तो वो स्क्वायर होता है, यानी कि अगर ये पूरा मेरा 10 आ गया 10, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियस सी बात है ये भी 10 आएगा, और मुझे पता है कि अगर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है हाफ d1 d2 साइन थीटा, क्योंकि 90 है तो साइन थीटा 1, तो मैंने ऐसे निकाल दिया, खत्म सवाल। दो सर्कल बराबर है दोनों, ड्रॉ किए स्क्वायर पे, स्क्वायर के ऊपर ड्रॉ किए, इस तरीके से ड्रॉ किए कि अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्म द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, यानी आप ऐसे मान लो कि ये एक स्क्वायर है, एक सर्कल एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक, अरे यार शिट, मैंने पेन दूसरा ले लिया, यानी ऐसे, और एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, दो सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, यानी अगर ये बोल रहे हो स्क्वायर है ये, तो आपने बोल दिया ये इसकी आर, ये भी आर, यानी कि ये 2r ऐसे करके ड्रॉ हुए। तो आपसे बोल रहा है कि बचे हुए एरिया का, रिमेनिंग एरिया का, यानी इसका 42 दे रखा है, और निकलेगा कैसे, अगर स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस आधा और आधा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो, यानी 42 आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4r स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है आधा और आधा, पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है, इसको पुट कर दो 22/7, 7 चौक 28, 28 में से 22 गए 6, 6r स्क्वायर बाय 7 की वैल्यू दे रखी है 42, इससे काट दो 7, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7 का स्क्वायर, यानी रेडियस आ गया 7। आपसे पूछा गया है डायमीटर पूछा है 14, खत्म हो गया। मैंने क्या किया, मेरे को ड्रॉ करना था, इस तरीके से ड्रॉ करना था कि जो स्क्वायर है ना उसकी एक साइड मान के एक सर्कल ड्रॉ हो गया, और एक और साइड मान के एक सर्कल ड्रॉ हो गया, डायमीटर है ये, मतलब इसका भी डायमीटर है इसका भी, तो मैंने स्क्वायर के एरिया में से आधा और आधा एक सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, खत्म हो गया। तीन सर्कल जिसकी रेडियस है 5 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, द एरिया सब्सटेंडेड, मतलब ऐसे कह रहा है, एक एरा सर्कल, मान लो एक एरा सर्कल और एक एरा सर्कल, ये वाला एरिया बोल रहा है। तो आप बोलोगे सबसे पहली बात तो अगर सेंटर से सेंटर यानी कि ये और ये, तो मुझे बताओ ये 5 और 5 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 हो गया, तो पूरे, और ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है, ये गामा है, तो पूरे अगर मेरे को अंदर का एरिया निकालना है यानी आंसर निकालना है, तो इक्विलेटरल एरिया, इक्विलेटर का एरिया ले लो माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ले लो, माइनस 1 2 और 3 सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो थीटा है वो कितना है 180, तीनों का सम कितना है 180, यानी सेक्टर का एरिया कितना होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 5। तो आपने बोल दिया ठीक है यार ये बात भी ठीक है, तो क्या करें, प्लस की तो बात ही नहीं है, प्लस तो छोड़ ही दो। यहां पे देखते हैं सबसे पहले 100 25 25 आ गया यहां पे, 25 यहां आ गया, 25 बाहर ले लो, तो अंदर बच गया √3 माइनस इधर पाई है, इसको ले लो π/2, तो π/2
चेक करें, कोई 25 बाहर ले लिया, √3 माइनस π/2, यही आंसर है। देख लेना मार्क्स सही करा है मैंने, 25 बाहर ले लिया दोनों में से, √3 बच गया माइनस π/2, सॉल्व हो गया, खत्म आंसर, फिनिश। क्या किया मैंने, इक्विलेटरल का एरिया में से 1, 2 और 3 सेक्टर का एरिया होता है θ/360 πr², और तीनों का थीटा मिला के 180 है, तो 180 लिख दिया। आई होप के ये चारों क्वेश्चन आपको मजा आ गया होगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको लगता है कि इस टाइप की क्लासेस आपकी मदद करती है, तो कुछ नहीं है, आपके ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे, जितने में आप लिखते हो ना हाय जानू क्या कर रही हो, उतने में आप कमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। और कमेंट से ये होगा कि हमारे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, मेरे को लगता है कि चलो कोई अच्छी बात है, तारीफ हो रही है, बढ़िया है, कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वेरिएबल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, आपको पता ही होगा, अगर आया हूं तो इंपॉर्टेंट सेशन लेकर ही आया हूं। 3 सवाल कराऊंगा, 1, 2 और 3। ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट 1 by 1। पहला सवाल है कि 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65% व्हाइल द रिमेनिंग वर सोल्ड एट X% लॉस इफ द ओवरऑल इतना। सवाल समझाते हैं थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए कुछ सामान है, उसका 35% प्रॉफिट पे बिकता है और बचा हुआ X% लॉस पे बिकता है और ओवरऑल घाटा हो जाता है, तो बताओ X की वैल्यू क्या है। बहुत ही आसान है, आप ऐसे मान लीजिए 100% की बात हो रही है, 100% में से 35% है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 65%। इसको बेचा 65% प्रॉफिट पे और इसको बेचा X% लॉस पे, और जो ओवरऑल है, ओवरऑल लॉस आ गया, ओवरऑल कितना आ गया -12%। ये सवाल का फ्रेम है। सॉल्व कैसे करोगे, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आप बोल रहे हो कि अगर मैं इसको 35 और 65 सिंप्लीफाई कर दूं, यानी इसको 7 और 13 कर दूं, यानी आप टोटल कह सकते हो कि अगर 20 थे ना, 20 में से 7 और 13, 7 पे आपका 65% का प्रॉफिट है, 13 पे आपका X% का लॉस है। तो मैं वेटेड एवरेज कैसे निकालूंगा, बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास यहां पे आउटपुट है और यहां इनपुट है, तो आप बोलोगे 7 × 65 माइनस 13 × X डिवाइडेड बाय 20, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको -12%। इसको इधर कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा -240। इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, 13 × X% की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा, इसके इधर भेजूंगा, प्लस हो जाएगा। इसको भी निकाल लो, 7 × 5 = 35 और 3 7 455। तो यहां पर आपका क्या 0 और 240 ऐसे लिख देता हूं, 455 और 240 दोनों को जोड़ दो, 455 एक आ गया और 240 एक आ गया, 5 9, तो 695। ये क्या हो गया, मिट गया कुछ, है ना। एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं। हाँ, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं 695, 13 से काट दो, 13 × 5 = 65, बच गया आपका 445, और यहां पर आप कर दो 13 × 5 = 65 और बच गया 45, और यहां पे मेरा आ जाएगा 13 × 3 = 39, 53 पॉइंट समथिंग वाला, ये वाला आंसर है, ये आंसर है। फिर से देख लो एक बार, ये क्वेश्चन का फ्रेम था, ऊपर क्वेश्चन का फ्लो चार्ट है कि 100% में से कुछ परसेंट पे ये प्रॉफिट है, कुछ परसेंट पे ये लॉस है, ओवरऑल ये। तो मैं ओवरऑल निकालने के लिए सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन है, एक तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसका रेशियो मैं ऐसे ले सकता हूं, एक तरीके से कह सकता हूं कि टोटल मेरे पास 20 आर्टिकल थे, 20 गुड्स थे, जिसमें से 7 पे 65% का प्रॉफिट है, 13 पे X% का लॉस है, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर मैं वेटेड एवरेज दिस इंटू दिस और यहां पे माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 20, इसका ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट, एक वेजिटेबल वेंडर ने क्या किया, 100 किलो पोटैटो खरीदे, 19 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदे, उसने 100 रुपए कार्टेज पे भी लगा दिए। अब उस 100 किलो में से 60 किलो पोटैटो 50% प्रॉफिट पे
half of the remaining 40% profit पे, half of the still remaining 25% profit पे. तो what profit should he aim for when selling the ultimate remaining, जो लास्ट में ओवरऑल बचा है, ओवरऑल प्रॉफिट देगा 42. आप मुझे बताइए 100 की बात हो रही है, 100 टोटल है, ये सब इस डेटा की जरूरत ही नहीं है, इस डेटा की जरूरत ही नहीं है. आप सीधा देखो 100 में से 60 किलो, 60 50% प्रॉफिट पर है, यानी कि 60 50% प्रॉफिट पर है. ठीक है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, 100 में से 60 चले गए, बचे कितने 40, तो 40 का हाफ कितना आएगा 20, यानी कि जो 20 है ये आपका आ गया हाफ ऑफ द रिमेनिंग, ये आपका 40% प्रॉफिट पर है. ठीक है, अब बच गया रिमेनिंग 20. अब हाफ ऑफ द स्टिल रिमेनिंग, यानी यहां पे फिर से 10, तो ये जो 10 है इस पे 25% का प्रॉफिट है, और जो बच गया 10 इसका नहीं पता आपको कितना प्रॉफिट है, इस पे मान लो आंसर लिख लो. और ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इस ओवरऑल की वैल्यू कितनी है, अब ये तो प्रॉफिट है सारा, प्रॉफिट 42. तो मैंने बोला अगर 60 पे 50%, यानी कि यहां पर कितना आ गया 30. ठीक है, 30% हो गया, क्योंकि 100 किलो खरीदे थे, ये बेनिफिट है हमारा. ठीक है, यहां पर कितना आ गया, अगर 20 का 40% निकालोगे 8. ठीक है, और अगर मैं यहां पे निकाल रहा हूं, ये कितना आ गया 2.5, भाई इसका निकाल रहा हूं 2.5, और यहां पर आपका आ गया 10 इंटू, आंसर ले लो या एक्स ले लो जो भी है परसेंटेज, और यहां पर आपका आ गया 42. ठीक है, ये मेरा कितना आ गया 38, और यहां पर आप बोल रहे हो 38 और 40.5, यानी इसमें से माइनस, ये पूरा लिख देंगे 40.5 माइनस कर दो, यानी 10 इंटू एक्स बराबर 42, 40.5 यानी कितना आ गया आपका 1.5. तो इसको नीचे भेज दो, यानी 0.15 आ गई एक्स की वैल्यू, खत्म. अब मैंने एक्स कह लूं या आंसर कह लूं एक ही बात है, ये मैंने एक्स लिख दिया आंसर लिख दिया एक ही बात है, मैं यहां पे वेरिएबल ले रहा था एक, तो मेरा आंसर आ गया 0.15, यानी परसेंटेज ही निकालना था, 15% प्रॉफिट. मैंने क्या किया, एक बार फिर से देखो मैंने किया क्या. इसने बोला भाई 100 किलो पोटैटो खरीदते हो, आपने सीधा प्रॉफिट इक्वेट कर दिया, प्रॉफिट यहां पर भी आ रहा है, प्रॉफिट यहां पर, ओवरऑल प्रॉफिट 42% आ रहा है. आपको ये बोल रहा है कि मैंने 100% में से 100% के बराबर ले लिया, बस सिंपल. तो आपने बोल दिया अगर 100% में से सीधा सीधा अगर मैं लिख रहा हूं, तो बचा 60%, इस पे 50% का प्रॉफिट है, रिमेनिंग हाफ का, रिमेनिंग का भी हाफ, ये 20, फिर रिमेनिंग का बचे हुए रिमेनिंग का फिर हाफ, फिर अल्टीमेट जो रिमेनिंग बचा, अल्टीमेट रिमेनिंग बचा 10. तो यहां पे कितना प्रॉफिट होगा, ये होगा, सीधा था. ठीक है, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन आ गया तो ये वाला करके दिखाओ, और फिर मैं करके दिखाता हूं. आई होप आपने ट्राई किया होगा. एक शॉपकीपर ने एप्पल्स खरीदे, 3600 के खरीदे कुछ एप्पल्स, उसने 1/5 ऑफ देम कर दिया 10% लॉस पे, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग भी कर रहा है वो 5% लॉस पे, 2/3 ऑफ द रेस्ट वो 15% प्रॉफिट पे. तो बताओ एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग. तो आपने बोल दिया एक काम करो, आप एक ऐसा नंबर ले लो जो 1/5 भी हो जाए, 1/4 भी हो जाए, 1/3 भी हो जाए. तो मैं 60 ले लेता हूं, क्योंकि मैंने 5, 4 और 3 का एलसीएम ले लिया. अब ये 60 है, इसका सबसे पहले वाली लाइन पढ़ो, ही सोल्ड 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, यानी इसका 1/5 हो गया 12, इसको बेचा इसने 10% लॉस पे. ठीक है, यहां तक पड़ गया ये वाला. 1/4 ऑफ द रिमेनिंग कितना है 48, तो इसका 1/4 कर दो, फिर से 12 आ गया. 1/4 करूंगा 48 का तो 12, इस पे इसने किया 5% लॉस. अब आपने बोल दिया बच गए 36, 2/3 ऑफ द रेस्ट, यानी 36 का 2/3 करोगे कितना आ जाएगा, 3 से कर दो 12, 24, इस पे इसने कर दिया 15% प्रॉफिट. तो बचे हुए कितने 12, इसको कितने रुपए पे बेचे. अब पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मान लो X% का प्रॉफिट है,
कितने में बेचेंगे ओवरऑल 27% का प्रॉफिट। देखो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है ये सीधा हो गया। कैसे? आपने बोला 12 इंटू 10, ये 12 इंटू 10%, 12 इंटू 5%, 24 इंटू 15%, 12 इंटू x% डिवाइडेड बाय 60, जिसकी ओवरऑल वैल्यू है आपकी 27। x की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा बताओ। आप बोल रहे हो अगर हम सीधा देखें यहां पे 12 से उड़ा देते हैं पूरा, 12 12 12 12 और यहां पे 5 कर देते हैं, 135 हो गया 27। और यहां पे कितना आ गया -10%, -5% और यहां पे 30% प्लस x%। तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर आपको आ गया 15, 15 का पॉजिटिव माइनस करोगे यानी x% की वैल्यू हो गई, माइनस करोगे तो 120। यानी कि ये जो बचे हुए 12 है ना उसको 120% के प्रॉफिट पे बेचना है। रुपए में कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। देखो कैसे, आप बोलोगे जो हमने बोला हमने 60 कितने खरीदे थे, 3600 के, तो 12 कितने के आपने बोल दिया 3600 का 12/60 कर लो यानी 1/5। यानी कि आपने बोला आपने खरीदे थे 720 रुपए के, कितने खरीदे थे 720 रुपए के। इसको अगर मैं 120% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, जब भी मैं प्रॉफिट पे बेचता हूं अगर 120% का प्रॉफिट है तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा, इसको 2.2 कर दो, सॉल्व हो गया बस। ये 2.2 करते ही मतलब 72 इंटू 22 करना है यानी 144 इंटू 11 कर लो। ठीक है, तो 4 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, सॉल्व 1584। सेम क्वेश्चन है, उसी मेथड से कराया है। शायद आपने कुछ सीखा होगा वेटेड एवरेज से। लास्ट में इसने क्या किया कि अगर मेरे को पता चल गया कि ये वाला जो 12 है, ये वाला जो 12 है, ये अगर 120% प्रॉफिट पे बेचा यानी अगर 60 में से 12 यानी कि 1/5 भी कह सकते हो। अगर 60 3600 के खरीदे तो 12 कितने के खरीदे 720 के, तो ये 720 की चीज कितने पे बेचनी है 120% प्रॉफिट पे। तो जब मेरे को 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो आप कितने पे बेचते हो, सेलिंग प्राइस कितना होता है, आप बोलते हो आप इसको 1.1 कर देते हो। मान लो आपको 100% प्रॉफिट पे बेचना है तो आप सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हो, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, आप 2 टाइम कह देते हो, 2 टाइम। और मान लो अगर 120% प्रॉफिट है तो आप कितना बोलोगे, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2.2 हो गया। तो मैंने ऐसे कर दिया कि सेलिंग प्राइस 2.2 टाइम ऑफ सीपी, सब में सीपी है, सब में सीपी। आई होप मजा आया होगा। अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ज्यादा मजा आएगा तो तुरंत मिल जाएंगे, कल ही मिल लेंगे, हल्का मजा आएगा तो फिर एक आध दिन में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरेज के क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल तरीका बताएंगे, स्मार्ट वे बताएंगे। ट्रेडिशनल तरीका थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, स्मार्ट वे थोड़ा सा समझने में मुश्किल है। आप डिसाइड करना आपको कौन सा जाना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, दोनों तरीके बताएंगे हम। यानी कि मैं इसमें आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं, स्मार्ट वे बताता हूं जिससे जल्दी आएगा, ट्रेडिशनल की इक्वेशन भी बता दूंगा मैं जो सॉल्व करनी पड़ेंगी, उससे थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। सवाल पढ़ते हैं पहले कि एक क्लास है, मान लीजिए उसमें कुछ बच्चे हैं, एक स्टूडेंट है जिसका 30 किलो वजन है, वो आ गया क्लास में, तो एवरेज है ना क्लास की वो 1 से बढ़ गई। यदि एक और बच्चा, 1 मोर स्टूडेंट जिसका वेट 30 kg था, वो आ गया, तो एवरेज वेट जो है क्लास का वो 1.5 किलो से बढ़ गया। तो व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ द क्लास। आप सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि n थे बच्चे, फिर n+1 हो गए और फिर n+2 हो गए, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, जब n थे एवरेज थी मान लो a, बाद में एवरेज हो गई a+1 और बाद में हो गई a+, आपने बोला कि 1.5 बढ़ गई ओरिजिनल पे, ऐसे करके ये फॉर्मेट है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं इसको पहले स्मार्ट वे से बताता हूं। आप ऐसे देखिए, अगर मिडल वाली 3 एवरेज हैं, पहले ये ओरिजिनल है,
फिर एक के आने के बाद वाली एवरेज है, फिर एक और बच्चा आ गया उसके आने के बाद वाली एवरेज है। आप ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए पहले कुछ बच्चे थे जिनकी एवरेज थी 5 5 5, 3 बच्चे थे मान लो। देखो एक 9 किलो का बच्चा और आ गया तो एवरेज कितनी हो जाएगी अब? तो आप बोलोगे कि सब में एक एक बढ़ गया, एक एक बढ़ गया, एक एक बढ़ गया, और ये भी 5 में 3 इधर बांट दिए, 3 इधर बांट दिए, 3 इधर बांट दिए, अब 6, यानी कि 6 ये है, 6 ये है, 6 है, सबकी एवरेज एक एक से बढ़ गई। 9 के आने से सबकी एवरेज एक एक से बढ़ गई। तो मैं क्या 9 से 6 पे कैसे पहुंचूंगा? तो मैं ऐसे कर सकता हूं 9 माइनस जितने थे पहले n थे इंटू 1। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मान लो 30 था, 30 आया, तो जितने थे आपके पास n इंटू 1, ऐसे हो गया। सिमिलरली आपने बोल दिया कि एक और बच्चा आया जिसकी 30 थी, अब मुझे फिर से मिडल पे पहुंचना है। अब इनके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस 1 था, इसके बीच का डिफरेंस 0.5 है, और n+2 की बात हो रही है, मतलब कि 0.5 और 2 एक्स्ट्रा। ये भी देख लो, ऐसी समझ लो मैंने क्या किया, मैं मिडल वाली एवरेज, यानी कि जो मिडल की एवरेज है ना उसको इक्वेट कर रहा हूं, मिडल की एवरेज है उसको इक्वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने बोल दिया 30 माइनस n, 30 माइनस 0.5n और -1 इससे कट गया, यानी 0.5 1, 0.5 n बराबर 1 आ गया, n की वैल्यू हो गई 2। यानी कि आपने बोल दिया, सीधी सीधी बात है, अगर मुझे मिड एवरेज चाहिए होती तो 2 माइनस कर दो 28, लेकिन मुझे मिड एवरेज नहीं चाहिए, मुझे मिडल की एवरेज नहीं चाहिए। आपने बोल दिया ओरिजिनल एवरेज बताओ, तो अगर ये 28 थी तो एक कम कर दो, ये तो a+1 था ना मिडल एवरेज, तो 27। अब ये है तो बहुत आसान, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। और ट्रेडिशनल देखोगे, ट्रेडिशनल कैसे होगा वो देखो, वो कैलकुलेटिव बैठ जाएगा। ट्रेडिशनल में आप ऐसे मान लो कि n लोग थे और एवरेज थी, ये थे मेरे नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स थे, और एवरेज मान लो आप x थी एवरेज। ठीक है, तो आप बोल रहे हो पहले एवरेज थी nx। ठीक है, मैंने बोला 30 किलो का और आ गया, तो नई एवरेज कितनी आएगी? नई एवरेज आएगी जो नंबर ऑफ लोग थे वो 1 से बढ़ गए और एवरेज भी 1 से बढ़ गई। एक इक्वेशन तो ये रही कि भाई nx प्लस 30, इसको भी सॉल्व करोगे nx, और यहाँ पे n है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यानी इससे कट गया, यानी एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, एक और इक्वेशन कैसे बन सकती है? देखो ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल क्यों नहीं करा रहा वो समझा रहा हूं। मान लो nx 30 था, एक और आ गया 30 किलो का और आ गया, तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बढ़ गए 2 से, यानी n+2 हो गया, इंटू, और जो एवरेज थी वो कितने से बढ़ गई? 1.5 से बढ़ गई, यानी कि x + 1.5। फिर से इसको सोल्व करोगे एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो ये करने वाला तरीका नहीं है, तो इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे को। ट्रेडिशनल तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो मैंने ये वाला मेथड बनाया है ताकि आप कर पाओ। अब ये होगा कैसे, वो कैसे समझ में आएगा, जब तक एंड होगी ना क्लास में तब तक लगेगा डुएबल है, अभी नहीं लग रहा होगा। देखो एक बार और, जैसे मान लीजिए कि क्लास में कुछ बच्चे थे, ये तो हो गया। देखो फिर से देख लो, मैं इसको एक बार और करा देता हूं कि आपको मिड एवरेज पे जाना था, 30, सब में से एक कम हो गया। ठीक है, दूसरा बच्चा है उसकी लिख दो, और n+2, और कितना कम हो गया? अगर इसमें से मैं बात कर रहा हूं कितने का डिफरेंस है? 0.5। ये यहां से आपका सीधा n आ जाएगा। n का मतलब है जो भी मेरे पास स्टूडेंट थे जितने भी थे, तो आपने बोला n की वैल्यू मेरी आ गई थी 2, यानी कि जो मेरा मिड एवरेज, ये मिड एवरेज है, मैं किसको इक्वेट कर रहा हूं? मिड एवरेज को। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो मिड एवरेज आ गई 28, लेकिन आपको ओरिजिनल चाहिए थी, यानी मिड का मतलब है एक बढ़ने के बाद, ओरिजिनल का मतलब है 27। एक और करके दिखाते हैं, फिर से देखना। ठीक है, ये वाला देखो अब। ठीक है, 78 को ऐड किया, मान लो कुछ बच्चे थे, वही करूंगा, 78 को ऐड किया, 2 से बढ़ गई, यानी कि 2 × n। ठीक है, एक और टीचर आया जिसकी थी 66। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो 1.5 का है। ठीक है, और आपने बोल दिया n+2, पूछा वही है ओरिजिनल, तो आपने बोल दिया 78 - 2n, 66 - 1.5n -3। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया 12, और यहां पे 3 15 आ गया,
ठीक है, यहां से मैंने माइनस किया 12 और ये 3 15 और यहां पर आपका आ गया 0.5n। ठीक है, तो अगर आप जैसे ही n को करोगे यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 30। जैसे ही 30 आई, अब मुझे पता है ये मिडल एवरेज है, तो 78 में से जैसे ही आप करोगे डबल, तो यानी कि 60 यहां पे कर दिया ना 60, तो 18। लेकिन मुझे पता है कि मिडल है, 18 है, जब 2 से बढ़ गई तो पहले कितनी थी 16, खत्म। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ रहा है इसमें, वरना इसका ट्रेडिशनल देखो कैसे जाएगा। ट्रेडिशनल बता दूं, ट्रेडिशनल जाएगा ऐसे, समझना कैसे जा रहा है। ट्रेडिशनल भी समझ लो आप। ट्रेडिशनल ये लो, ट्रेडिशनल की इक्वेशन देखो आप, कि मान लो n स्टूडेंट थे, x एवरेज थी, तो पहले एवरेज थी nx, आपने बोल दिया जी 78 आ गया, तो अब एवरेज कितनी हो गई, एवरेज लोग तो बढ़ गए 1 से, एक बच्चा बढ़ा और एवरेज 2 से बढ़ गई। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी देखो nx प्लस 78, एक और आ गया, किसका आ गया 66, तो लोग तो बढ़ गए 2 और एवरेज कितने से बढ़ गई 3.5। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हो आप, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, एवरेज का मतलब कितना होता है, नंबर इनटू सम, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये न्यू एवरेज है, ये भी न्यू एवरेज है। ठीक है, यानी कि मैं अगर बोलूं एवरेज की बात कर रहा हूं, आपने बोल दिया एवरेज होती है सम अपॉन एन, आप सम को इक्वेट कर दो कि एवरेज इंटू एन, ये सम आ गया। ठीक है, मेरे पास पहले सम था 78 का सम और आ गया, यानी कि मैंने सम बराबर सम कर दिया। ट्रेडिशनल का मतलब ये है सम बराबर सम। एक और करके दिखा देते हैं अगर ट्रेडिशनल जाना है तो, कि जैसे मान लीजिए क्लास में 76, मतलब वही मान लो n लोग थे और x थे, 76 सम इतना हो गया, तो वो तब होगा जब एक बंदा बढ़ गया और एवरेज 2 से बढ़ गई। एक तो ये आ गई। फिर देखो nx प्लस 76, आपने बोल दिया जी 50 और आ गया, 50 और आ गया, अब ये तो 2 से बढ़ गए और एवरेज कितने से बढ़ गई, 3 से बढ़ गई। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हो। कई लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और बोलेंगे हमने तो हिट एंड ट्रायल लगा दिया था। नहीं, इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते हो। या फिर जो तरीका मैंने बताया है कि भाई 76 था और n 2 इंटू एन, ठीक है, और अगर मैंने बोल दिया 50 है माइनस n प्लस 2, 3 है, एक का डिफरेंस है 1, तो यहां पर आपका आ गया 76 माइनस 2n, तो 50 माइनस n माइनस 2, तो यहां पर आपका आ गया 26 और यहां पर आपका आ गया 2 28 और यहां पर आपका आ गया n। n की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ रही है, बिल्कुल ठीक है, n की वैल्यू 28 आ रही है। तो आपने बोल दिया ये तब था जब दो व्हाट इज द देन एवरेज ऑफ द n 28, बिल्कुल ठीक है। अब इसको पुट कर दो, इधर पुट कर दो। मिड एवरेज कैसे निकालोगे, 76 में से 56 चला गया तो 20, अगर ये 20 है, ये मिडल की एवरेज है, ओरिजिनल पूछी है, तो 18 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन कराने थोड़े भारी रहते हैं। क्यों कराने भारी रहते हैं, बच्चे इसको कर नहीं पाते, वो भी रियल टाइम में। तो इसका एक मेथड बना दिया गया है, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल जाते हो ना तो इक्वेशन सॉल्विंग है। देखो करने को ये भी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि nx से nx तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है, 2n प्लस x प्लस 2, तो यहां पर आप बोल दोगे ठीक है ये आपका 76, इसको भेज दो 74, तो यहां पर आपका क्या 2n प्लस x, एक इक्वेशन ये आ गई। इसको देख लो nx प्लस 76 प्लस 50, यहां पर आपका आ गया nx प्लस 3n प्लस 2x प्लस 6, तो आपने बोल दिया nx से nx कट गया। अब यहां पर अगर आप बोलोगे 6 माइनस कर दोगे 70, 130 और यहां पे भी 3n प्लस 2x। अब मेरे को पता है कि मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ओरिजिनल एवरेज निकालनी है, यानी मेरे को x निकालना है। n को इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी। बट ये काफी कैलकुलेटिव है, पेपर में इतना सब नहीं कर पाते बच्चे, तो इसलिए इसका एक मेथड बना दिया। अब ये जो वीडियो है ना, ये मैं सोच रहा था कि ना दूं, बट बच्चों ने कमेंट्स में डाला कि ये वाला मेथड, ये मतलब ये वाले क्वेश्चंस बता दो, इसलिए मैंने कहा करा ही देता हूं। ठीक है, अब ये समझना ना समझना आपके हाथ में, 3-4 बार देखोगे आपके कंट्रोल में आ जाएगी चीज, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगी, इतने भी गधे नहीं हो। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन
एक दो तीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, CHSL 2024 में आया है और केवल 6.58% लोगों ने करेक्ट किया था। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आधा सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सवाल है कि कंसीडर AD इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, AC इज अ सीकेंट मीटिंग द सर्कल एट B एंड CD इज द डायमीटर, इफ AB इज 7 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ AC। पहली बात तो एक सर्कल अगर है, टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, सीकेंट बोलते हैं इसको। जैसे ये लाइन है अगर, तो ये सीकेंट है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हमें क्या क्या पता है? हमें पता है एक सर्कल है, ये भी पता है। CD डायमीटर है, मतलब एक डायमीटर भी ड्रॉ कर दो, ये भी पता है। ठीक है, और AD डायम, इसने बोला कि AD टेंजेंट है, तो मान लो इसका नाम मैंने D और C दे दिया, ऐसे करके AD टेंजेंट हो गया। ठीक है, AC सीकेंट है, यानी इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये AC सीकेंट हो गया, और जो सर्कल पे B पे मिल रहा है ये भी ठीक है। ओके, अब इसने बोल दिया AB की वैल्यू दे दी 7 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर था, यानी ये दे रखा है 12, और आपसे पूछा गया इसने AC पूछ लिया, AC यानी ये पूरा पूछ लिया। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले वार्म अप में अगर मैं चलूं तो सर्कल का अगर टेंजेंट है यहां पर, सेंटर से टेंजेंट 90 होता है, पहली चीज आपको पता है, यानी कि ये 90 हो जाएगा, ये पता है हमारे को। दूसरा वार्म अप कि अगर एक सर्कल है और सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल बनेगा सेमी सर्कल में, तो वो भी 90 होगा, यानी अगर मैं यहां बोल दूं तो ये भी 90 है। 90 के अंदर 90 इन 90 जैसे ही दिखा, आप समझ गए कि यार क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। 90 इन 90 टूल्स करके आपने अगर नहीं देखा अभी तक, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे को हाल फिलहाल में जानते होंगे, एक चीज है 90 इन 90 टूल्स बाय आभास सैनी, सर्च कर लेना, उसको देख लेना। हर बार उस पे से क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। जहां पे भी एक 90 के अंदर 90 है वहां पर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को AC चाहिए। आप ये मान लो कि ये X है, ठीक है, 90 के अंदर 90 का टूल कहता है कि 12 का स्क्वायर दिस इंटू दिस, यानी 12 का जो स्क्वायर है वो है X इंटू X प्लस 7। खत्म। अब यहां पे ले लो, अगर ये 144 है, मान लीजिए अगर ये 144 है, मैं यहां पर ऐसे 2 नंबर ले लेता हूं। X को क्या ले सकता हूं, देख लेते हैं। आप 9 ले लो, X को जैसे ही 9 लोगे, 9 और 16, 16 नहीं 144, सॉल्ट। लेकिन X नहीं पूछा इन्होंने, ये तो मेरा ये था, X की वैल्यू आ गई 9। जब मार्क करोगे तो यहां पे सिली हो जाएगी, सिली मिस्टेक नहीं करनी। आपसे पूछा है AC, वैल्यू X की 9 आ गई, लेकिन AC पूछा है तो 16 आंसर है। समझ में आ गया होगा कि काफी लोगों ने कम, मतलब इतने कम लोगों ने क्यों अटेम्प्ट किया। आधे लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया होगा, फिर डायग्राम बन गया। उसके बाद 90 के अंदर 90 टूल्स में हमें मालूम है, जैसे ये 90 के अंदर 90 टूल है, तो इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस होता है। तो मैंने बोल दिया ये पूरा, क्योंकि रेडियस है 6, ये पूरा 12 का स्क्वायर दिस इंटू दिस। अब मेरे से पूछा पूरा X प्लस 7 था, X की वैल्यू 9 ले ली, तो यहां पे जब 9 लूंगा तो 16 हो गया, वैलिड हो गया। आपने बोला हाँ ठीक है, यानी जैसे मेरे को X की वैल्यू 9 मिल गई, मुझसे पूछा था AC, यानी कि मेरा 9 प्लस 7 यानी कि 16 आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें काफी बच्चे कर भी देंगे तो दुख इतना ज्यादा होगा, जब सिली मार्क करके आओगे तो वो दुख अलग ही हो जाएगा। सवाल नंबर 2, 2 सर्कल है जिसका सेंटर दे रखा है M और N, रेडियाई दे रखी है 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट T। मान लो एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ऐसे कह रहा है, यहां पे टच कर रहा है, इसका नाम T है, ठीक है, और ये सेंटर भी दे रखे हैं, इसका नाम दे रखा है, एक का नाम दे रखा है M छोटे वाले का, और इसका दे रखा है N, ठीक है। द सर्कल टच इधर है T। एक लाइन PR है, ड्रॉ करी गई, ठीक है, जो M से पास हो रही है, T से पास हो रही है और N से पास हो रही है, ठीक है, ऐसे करके PR है। अब इसने बोला P जो है ना वो M के क्लोज है, यानी कि यहां पे P है, तो दूसरे वाला जो R होगा वो आगे पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो पहले। P बीइंग क्लोज टू M, फ्रॉम P एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये इसका नाम दे दिया PQ और इसकी वैल्यू दे दी 12। डायग्राम बनाने में ही
आधा सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ओके। अब विथ सेंटर एम, बिल्कुल ठीक है, टचिंग एट क्यू। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम आर अनदर टेंजेंट। अब यहां पे आर हो गया, क्योंकि ये पी था तो ये आर हो गया। इसने बोला था ना पी आर एक लाइन है, यहां से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टच हो गया मान लो, इसका नाम दे दिया एस, आर एस, और इसकी वैल्यू दे दी 15। ओके गुड। अब इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, मेरे को पी आर चाहिए। एक छोटा सा वार्म अप होगा और उसी से पूरा सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम बनाने में आपके 30 सेकंड चले जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अब मैं एक छोटा सा आउटपुट बताता हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए ये रहा, अगर ये P है, ये A है, ये B है और ये T है, तो मैं कह सकता हूं PT का स्क्वायर जो है वो PA इंटू PB होता है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। आपने बोला ठीक है यार। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, कि अगर ये 5 था यानी कि ये पूरा 10 हो गया, और ये अगर 8 था ये पूरा 16 हो गया। अब मेरे को पता चल गया ये वार्म अप है, अब मैं मिटो रहा हूं इसको, ठीक है, वार्म अप है। मुझे बताओ अगर पी क्यू का स्क्वायर लिख दूं, अगर मैं इसको मान लो x इंटू x प्लस 10 लिख दूं, आपने बोला हाँ कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि पी क्यू का स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस 10 कर सकते हो। दूसरा, अब यहां देखो, इसका नाम y ले लो, इसको लिख लो r x का स्क्वायर लिख लो y इंटू y प्लस 16 लिख लो, ठीक है। अब पी क्यू का स्क्वायर कितना है 144, 144 x इंटू एक्स प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या लू, 8 ले लो। x की वैल्यू जैसे ही 8 लोगे, 8 इंटू 18 144 होती है, बिल्कुल x की वैल्यू 8, यानी कि ये 8 पता चल गया। अब इधर देख लो, ये कितना आ गया 15 का स्क्वायर 225। यहां पे क्या लोगे, दिस इंटू दिस, तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं 25 निम, 25 इंटू 9 कर दो, यानी y को 9 ले लो, बिल्कुल ठीक है, y 9 आ गया। ये दो चीजें हो गई, यानी आपको पता चल गया ये भी 9 है। आपसे पूछा गया, ये दो चीजें लग गई, जैसे ही लगी अब आपने बोला सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मुझसे पूछा है पी आर 8 ये रहा, 10 ये रहा, 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37 और 6 43, जोड़ना था सबको, तो मैंने बोल दिया यहां पर 8 देखो, 26 पहले था, 26 और 9 35 कर लो, 35 और 8 43। डुएबल है, बस एक ही चीज पे डिपेंड था ये, इस वाली चीज पे, कि इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस। नेक्स्ट, एक सर्कल है, ओके, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर AE पैरेलल है CD के, BA को प्रोड्यूस कर दिया F तक, ABF की वैल्यू दे रखी है, FA की BCD चाहिए, ठीक है। ये 13.27% लोगों ने करा है। पहले मैं डायग्राम सर्कल ड्रॉ करता हूं, एक ऐसे करके मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ कर दिया, A B C और D, और इसने बोल दिया कि AE पैरेलल है CD के, यानी CD के पैरेलल एक लाइन ऐसे AE ड्रॉ कर दो, ये इसका नाम दे दो AE, ओके। BA को प्रोड्यूस कर दिया, BA को प्रोड्यूस कर दिया या AB को प्रोड्यूस कर दिया, वो देखना है आपको। इसने बोला BA को प्रोड्यूस किया F तक, एक मिनट, A B C D, सबसे पहले ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर AE ड्रॉन पैरेलल टू CD, ठीक है, AE ड्रॉन पैरेलल टू CD, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब BA को प्रोड्यूस किया, देखो F तक, अगर मैं BA को प्रोड्यूस करता हूं यहां पे F तक, ये ऐसे बोल रहा है, कायदा बनता है कि AB को प्रोड्यूस किया जाए यहां तक, F तक, ठीक है। चलो अभी आगे पढ़ लेते हैं। अब इसने बोला ABC दे रखा है 85, कोई बात नहीं, यानी कि ये आपका आ गया 95, साइक्लिक में दोनों का सम 180 होता है। अब इसने बोल दिया F, देखो यहीं पे गड़बड़ है, FAE, यानी कि FAE, अगर मैं इसको यहां बढ़ाता और यहां पे F कर देता तो FAE इतना ज्यादा हो जाता, ये पॉसिबल नहीं है, यहां होगा, यानी कि ये 24 है, ठीक है, ये 24 है, FAE 24 है, ठीक है। मुझे पता है दो पैरेलल लाइन होती है तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होता है,
अगर ये 95 है, ये 24 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 61। जैसे मैं 61 करूंगा, 85 ये हो गया, 95 ये हो गया, 180 हो गया दोनों का, जिसे हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंतः कोण। यानी अगर ऐसे पैरेलल लाइन है, इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होगा। ये 95 था, ये 24 था, बचा हुआ 61। अब इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा, आपने बोल दिया अगर ये 61 है तो यहां पर मेरा कितना आ गया 119, 120 और 60, बिल्कुल ठीक है। अब BCD चाहिए था। ये इन्होंने मेरे को ऐसा लग रहा है एक छोटी सी गलती करी है, या फिर डायग्राम बनाने में, वो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई अगर मैं F को यहां ले लेता हूं गड़बड़ हो जाएगी, यहीं पे F लेना है, तभी यहां पर FAE 24 आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे, आई होप मजा आया होगा। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सिर्फ आउटपुट मैटर करता है, समझ रहे हो मेरी बात। सिलेक्शन के टाइम पे आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता वो मैटर करता है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अफाज सैनी है, वर्बल मैथ अफाज सैनी में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अटेम्प्ट करिए और बताइए कितनी देर में हुआ या नहीं हुआ, और कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर हो गया तो इतनी देर में हुआ, वरना सिली मिस्टेक होगी वो भी बता देना। सवाल क्या है, पढ़ते हैं। C माइनस बी की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, 60 डिजिट का नंबर है और डिविजिबल है 12 से। देखो, कोई चीज अगर 12 से डिविजिबल है तो क्या मैं कह सकता हूं 2 की मैक्सिमम पावर यानी 4, और अगर 3 से कोई चीज 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो 12 से भी होगी। आप बोलोगे बिल्कुल कह सकते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 2 का स्क्वायर है, यानी लास्ट की 2 डिजिट देखो, यानी आपने बोल दिया 9 और C देख लो, यानी ये जो 9C है ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने बोला 4 से अगर मैं करता हूं 0 पे जाएगा? नहीं जाएगा। 90 से 90 तो करता नहीं है। 92 जाएगा? हाँ जाएगा। यानी या तो 92 हो सकता है या 96 हो सकता है, यानी C की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर C की वैल्यू 6 हो सकती है। आपने बोला ठीक है। ये वाला पोर्शन था जब मैंने 4 की डिविजिबिलिटी चेक करी। अब मैं डिविजिबिलिटी 3 की चेक करता हूं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? डिजिट सम। डिजिट सम आपने बोल दिया ये जो नंबर है पूरा 1738B9C, डिजिट सम निकाल दो। आपने बोल दिया 9 और 9 18, 18 और 10 28, 28 प्लस B प्लस C ये है। अब मैं पहले लेता हूं, अगर मान लो C यहां पे 2 है, मान लीजिए पहले C 2 है, यानी कि C यहां पे 2 है, तो आपका डिजिट सम आ गया 30 प्लस B, यानी B की वैल्यू 0 भी हो सकती थी। अगर 30 मतलब 0 ले लेंगे तो 30 ये भी 3 से डिविजिबल है। B की वैल्यू 3 भी हो सकती थी, B की वैल्यू 6 भी हो सकती थी, और B की वैल्यू 9 भी हो सकती थी। ये सारी हो सकती थी। आपने बोला ठीक है यार, बात तो ठीक है, बात सही है। अब मुझे मिनिमम चाहिए। मैं ऐसे यहीं से देख सकता हूं कि अगर मुझे C माइनस बी चाहिए, यानी 2 में से 0 गया, 2 का है डिफरेंस, 2 में से 3 गया माइनस हो गया, ठीक है, -1, 2 में से 6 गया, ऐसे चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट हमें पूरा करना है। अब जैसे मान लो यहां पे 38 प्लस B प्लस 6 लिख दो, तो 34 प्लस B हो गया। अब मुझे 3 का मल्टीपल बनाना है, तो सबसे पहले आप बोलोगे B की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। B की वैल्यू 2 ले लोगे, हो जाएगा। B की वैल्यू 5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 39 हो गया। B की वैल्यू 3 जोड़ते जाओ, 8 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर मैं 34 प्लस 8 कर रहा हूं, आप इसको 7 प्लस B भी कर सकते थे। डिजिट सम बनाने ना, 9 बन गया, 7 और 5 12, तब भी डिजिट सम 12 मतलब 3 से जा रहा है, 7 और 8 15 तब भी, यानी कि ये सारे हो सकते हैं। आपने बोल दिया ठीक है, मुझे C माइनस बी करना है। सबसे छोटा कौन सा होगा? 6 में से 2 गया 4, 6 में से 5 गया, जैसे ही 6 में से 5 गया तो आपने बोल दिया 1, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट है 1 एज पर ऑप्शन। अगर माइनस में दे रखा होता तो बात अलग थी।
इसने बोला लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है सी माइनस बी इसकी, ठीक है, क्लियर है बात। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू इनमें से कौन सी है, 1। फिर से बताते हैं, हमने बोला 12 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही थी, यानी कोई चीज 4 से और 3 से दोनों से जाएगी। 3 का होता है डिजिट सम, 4 का होता है लास्ट के 2 नंबर। लास्ट के 2 नंबर से मुझे पता चल गया सी फिक्स है, या तो C2 होगा या फिर C6 होगा। अब मैंने पहले डिजिट सम में C को 2 ले लिया, तो 30 प्लस बी मतलब 3 प्लस बी भी कह सकता हूं। अब बी की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, ये सारे ले सकते हो। डिजिट सम आपका 3 ही आ जाएगा या 3 से कटता हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार C माइनस 2 में से 0 करूंगा, सबसे बड़ा डिफरेंस 2 का आ रहा था, और ये अभी मेरे को पता था कंप्लीट भी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने C को 6 ले लिया, तो मुझे जब यहाँ पे 6 लेना पड़ा 34 प्लस बी, 34 को 3 प्लस 4 7 प्लस बी भी कर सकते हो। तो जब 7 प्लस बी हो गया तो आपने बोल दिया यहाँ पे बी की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 8, मतलब मुझे 3 से कटते हुए नंबर बनाने होते हैं, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी शायद सबको पता ही है, नहीं पता तो फिर आप पहले सिलेबस कर लीजिए एक बारी, इन क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार नंबर सिस्टम पढ़ लो। सवाल नंबर 2, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, दिन पहले दिन की शुरुआत में महीने की, राजेश के पास 500 अंडे थे। उसने 20% अंडे अंत में एंड ऑफ द डे मतलब पहले दिन के अंत में बेच दिए, और अगले दिन एडेड B% ऑफ द एग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। सेकेंड डे क्या हुआ, B% ऐड भी हो गए, एंड 20% ऑफ द एग जो है वो नेक्स्ट डे बेच भी दिए। यानी कि उसने बोल दिया कि अगले मतलब दूसरे दिन के शुरुआत में पहले B% ऐड कर दिए, और अंत तक उसने 20% है वो बेच भी दिए दोबारा से। मतलब क्या हो रहा है, पहले 500 अंडे थे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपको पहले तो ये समझ में आ रहा है कि एक कंसेक्यूटिव नेचर में है चीजें, मतलब बैक टू बैक चीजें हो रही है, बैक टू बैक चीजें हो रही है, कंपाउंडेड है, एक के बाद एक, पहले बढ़ी हुई वैल्यू, फिर दूसरी उस पर बढ़ी है घटी हुई वैल्यू, फिर बढ़ी है घटी, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो आपने बोला सबसे पहले 500 अंडे थे, 20% उसने बेच दिए, यानी अब कितने बचेंगे, 4/5। 20% बेच दोगे यानी 1/5 बेच दोगे तो 4/5 यानी 80% बचेंगे, तो इतने बचे। अब ये पहले दिन का यहां तक पहुंच गए, अब एंड तक पहुंच गए, अब पहले दिन का अंत है ये। फिर इसने बोला B% बढ़ गए, ऐड कर दिए, मुझे नहीं पता क्या, मेरे को पता चल गया कोई फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। फिर 20% क्या हो गए, बिक गए, ठीक है। अब ये दूसरे दिन का अंत हो गया। फिर क्या हुआ, दिस पैटर्न कंटिन्यू ऑफ द एंड ऑफ द थर्ड डे। फिर क्या हुआ, देखो दोबारा से क्या हुआ, अब ये 4/5 है। अब अगर दोबारा से बोलूं मैं, शुरुआत के दिन की शुरुआत में फिर से F आ गया, और फिर एंड में जाके 4/5। ये तीसरे दिन का अंत हो गया, ये पहले दिन का अंत था, ये दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। अब तीसरे दिन के अंत में जो बचे वो इतने बचे, हमारे हिसाब से इतने बचने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1024 बचने चाहिए। फिर से देख लो, फिर से देख लो, हो क्या रहा है, शुरुआत में इतने अंडे थे, 20% बिक गए यानी इतने बचे, ये पहले दिन का अंत हो गया। फिर कुछ बढ़ गए, पता नहीं क्या बढ़ गए, फिर बिक गए, फिर कुछ बढ़ गए, फिर बिक गए। अब जब आपने बोला कि बचे हुए इतने होने चाहिए, इसी की वैल्यू दे रखी है 1024, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 125 आ गया यहाँ पे पूरा, तो यानी कि 4 4 4 4 4, तो 4 4 4 मतलब F² इंटू 4 की पावर 4 कर दो या 2 की पावर 8 कर दो, और यहाँ पे 2 की पावर 10 है, ठीक है। तो यानी F² की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर, यानी F की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, फ्रैक्शन कितना हो गया, 2। अब अगर फ्रैक्शन 2 आ गया, 2 का मतलब क्या है कि कोई चीज, फ्रैक्शन 2 का मतलब है कोई चीज 1/2, ऐसे ही तो फ्रैक्शन का मतलब ये है, 2 का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कोई चीज 1 से 2 हो गई। भाई यहां पे फ्रैक्शन आएगा तो आप क्या लिखोगे, एक तरीके से आप बोलोगे यहां पे लिखना चाहिए 2/1, यानी मैंने लिख दिया पहले 500 हुए, फिर 80% बिक गए, और फिर 2/1 हो गए। इस 2/1 को कैसे पढ़ता हूं मैं, आप बोलते हो कोई चीज 1 से 1 के ऊपर 1 बढ़ गई यानी 100% से बढ़ गई, यार कोई चीज 1 पे 1 बढ़ गई यानी 100% से बढ़ गई, यानी ये जो फ्रैक्शन लिखा था हमने, फ्रैक्शन जो लिखा था
वो 20% था, यानी 100% से बढ़ गई। सॉल्व। आई होप मजा आया होगा, अच्छा समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कितने फैक्टर्स हैं इसके जो 18 से डिविजिबल है बट 36 से डिविजिबल नहीं? सबसे पहले तो आप ये बोलोगे देखो कोई भी 18 से डिविजिबल है, 36 से नहीं है, कोई बात नहीं अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले 14400 को प्राइम नंबर की पावर में तोड़ दो, प्राइम फैक्टराइज कर दो। आपने बोल दिया 12 का स्क्वायर है और 25 यानी कि 25 इंटू 4, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 100 लिख दिया मैंने। 12 के स्क्वायर को भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 और यहां पर आपका आ गया 3 का स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से आपने लिख दिया 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने बोल दिया ये 14400 ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये नंबर है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, मुझे ये इस नंबर में जो भी हमारे 18 वाले हैं वो तो सारे फैक्टर लेने हैं, लेकिन 36 वाले नहीं लेने। तो आप बोलोगे पहली बात तो अगर मैं देखूं 36 कैसे बन रहा है, यहां पे 9 है और यहां पे आप 36 बना दो। पहले 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 9 है, 2 का स्क्वायर और बच गया 2 की पावर 4 और यहां पे 5 का स्क्वायर, यानी आपने बोल दिया जो भी इसके मल्टीपल होंगे 4 × 36 वो नहीं लेने, लेकिन 18 के लेने हैं। तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, 18 का अगर लेना है तो यानी कि मैं बोलूंगा मुझे 18, देखो 18 ऐसे लिखते हैं ना, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 हो गया, 18 चौक 72, यानी 18 का जो भी इवन वाला नंबर होगा वो ऑलरेडी 36 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारे को इवन वाले चाहिए ही नहीं। यानी आप एक सिंपल मेथड बोल सकते हो कि मैं 18 बना लेता हूं, 18 बना लेता हूं और मुझे सिर्फ ऑड नंबर को देखना है। ठीक है, तो मैंने बोला अगर ठीक है मैंने 18 बना लिया, मैंने बोल दिया जी 9 है यहां पर और यहां पे 2 ले लेता हूं, 18 हो गया। अब मेरे को इवन नंबर कोई भी नहीं देखना कि भाई इवन नंबर कोई नहीं, मैं क्या लूंगा, सबसे पहले ले लूंगा एक तो 18 खुद हो गया, अब 5 है। ठीक है, आपने बोल दिया इसका 5 ले सकते हो, तो यानी एक तो 18 × 5 यानी 90 भी एक नंबर है जो इसका फैक्टर तो है लेकिन 36 से डिविजिबल नहीं है, ट्रू। आप ये भी बोल सकते हो कि 18 × 5 का स्क्वायर, यानी मैंने बोल दिया 450 भी हो गया। बस इतने ही बनेंगे कि आपने बोल दिया 18 का एक और फैक्टर है जो डिविजिबल है किससे, 18 से, लेकिन 36 से नहीं है। एक बार और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तीन आंसर है। फिर से देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं 18 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और या फिर 18 को मैं इवन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसे ही होता है। प्राइम नंबर्स में 1 2 होता है, बाकी सब ऑड होते हैं। आपने बोला ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप सिंपल 18 बना लो, इसमें से 18 बना लो और बाकी जितने भी ऑड नंबर है उसे देख लो। तो मैं जब 18 बना लूंगा, ठीक है, मान लो मैंने इसमें से 18 बना लिया, मैंने बोल दिया जी ये तो 36 तो था ही, ठीक है, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं और सिंपल कर देता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 18 बना लिया, एक तो 3 का स्क्वायर आ गया और एक 2 आ गया, बचा हुआ ऐसे लिख दिए कि इवन नंबर है और ये 5 का स्क्वायर ऐसे ही है, तो 18 ही आ गया। अब 18 को आप इसको भूल जाओ क्योंकि 18 के इवन वाले नहीं चेक करने, ऑड वाले चेक करने हैं। तो हमारे हिसाब से एक 18 × 5 का स्क्वायर है, तो कौन से फैक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है 18 × 5 की पावर 0 ले लो, एक नंबर ये आ गया। 18 × 5 की पावर 1 ले लो, एक ये नंबर आ गया। 18 × 5 का स्क्वायर ले लो, एक ये नंबर आ गया। 3 नंबर आ गए, ये 18 था, ये 90 था और ये आपका 450 था। फिर से देखो, क्योंकि मैं 18 को अगर इवन से कर दूंगा तो इवन से करने पे क्या होगा, एक के अलावा मतलब कोई सा भी ले लो, चलो 2 ले लो, 2 4 कुछ भी, तो हमेशा वो 36 का मल्टीपल बना देगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा टारगेट है 18 को ऑड नंबर से चेक करना है। और जब मैंने देखा कि 18 में मेरे पास इसमें 18 के बाद सिर्फ ये ऑड नंबर बच गया 18 बनाने के बाद, तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, 5 की पावर 0 भी है, 5 की पावर 1 भी है, 5 की पावर 2 भी है। तो मैं सीधा बोल सकता था कि 3 आएंगे। ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वरना आप देखते ही बोल सकते हो। क्या बोलना है कि भाई 18 बना लिया, उसके बाद मेरे पास कितने हैं, जैसे ऑड है, ऑड की पावर 2 थी, यानी मेरा आंसर 3 है। मान लो मेरे पास ऐसा होता 18 है और यहां पर 7 होता,
तो मैं बोल देता मेरा आंसर 2 है, ऐसे हो जाता। आई होप कि मजा आया होगा, समझ गए होंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए थैंक यू सो मच सेशन, धन्यवाद।